डेविल रिडेंटो हाई स्कूल में तुम सभी का स्वागत है उम्मीद। जानता हूँ थोड़ा लेट हो गया अपलोड करने में, इसीलिए मैं 2 बार की वीडियो एक ही बार में अपलोड कर रहा हूँ। बिल्कुल सही सुना, आज हम पूरे 10 चैप्टर कवर करने वाले हैं। एंड अब से मैं इस मांगा के चैप्टर 10-10 करके ही कवर करने वाला हूँ ताकि पूरी मांगा जल्दी खत्म हो जाए। एंड वैसे भी इस मांगा के चैप्टर्स हैं कितने, 88, जिनमें से हम 10 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड 10 आज कवर कर देंगे तो बचेंगे सिर्फ 68 चैप्टर। खैर बातें तो करने को बहुत सारी है, वो बाद में होती रहेंगी। अभी के लिए हम मांगा स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने यूनसों को अपना बैकग्राउंड बनाते हुए देखा था, गोचेंग को अपनी साइड करके। एंड गोचेंग को उसके साइड करने से प्रिंसिपल भी उसी के साइड चला गया। एंड इसी वजह से कमेटी मीटिंग ने यूनसों को नहीं बल्कि जुंगमिनो और उसके फ्रेंड्स को पनिश करा, उन सबको स्कूल से निकाल कर। देखा पैसा कैसे बोलता है ऐसे। खैर लास्ट में हमें पता चला था कि यूनसों की डेथ के पीछे असल में पाक के लोगों का हाथ नहीं बल्कि किसी और का ही हाथ है। यानी कि पाक के लोगों का हाथ तो था ही, बट इनसे ये काम करवाने वाला असल में कोई और ही था। एंड आज के पार्ट में ये तो रिवील्ड होगा ही, बट और भी बहुत कुछ रिवील होगा। खैर लास्ट में हमने देखा था कि पाक ने यूनसों को मिलने के लिए बुलाया होता और ये साला बिना किसी सेफ्टी के वहां पर चला भी जाता है। नहीं भाई मतलब उसका कोई ट्रैप भी तो हो सकता है ना। खैर अभी हम देखते हैं कि यूनसों जैसे ही वहां पर पहुंचता है, पाक उसे देखकर काफी खुश होता है। यूनसों से बेटा बकचोदी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, सीधा पॉइंट की बात पर आना। एंड अब हमें पता चलता है कि ये कोई पाक की चाल नहीं थी बल्कि पाक ने उसे यहाँ पर सॉरी बोलने के लिए बुलाया होता है, बिकॉज़ उसे रियलाइज हो गया है कि जो कुछ भी उसने किया था वो सब गलत था। एंड इसीलिए डेलिब्रेशन कमेटी ने जो भी उसका डिसीजन लिया था वो उसे भी एक्सेप्ट करता है, और तो वो उसे ये भी प्रॉमिस करता है कि वो आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेगा अगर यूनसों उसे माफ कर देता है तो। और तो मुझे लग रहा था कि हरामखोर वाकई में सुधर गया, बट नहीं, ये यूनसों को सॉरी इसलिए बोल रहा है बिकॉज़ टीचर ने इससे कहा था कि अगर यूनसों इसको माफ कर देता है तो इसे स्कूल से फिर नहीं निकाला जाएगा। एंड इसीलिए फिर वो यूनसों को थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है कि भाई अगर तू हमें एक चांस नहीं देगा तो वो हमें स्कूल से निकाल देंगे और हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्लीज भाई बस एक बार हमें माफ कर दे, मैं वो सब करूंगा जो भी तुम मुझसे करने को बोलेगा। ओ भाई ये तू क्या बोल रहा है, वो तुझसे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। ये सुनने के बाद यूनसों वाकई में इमोशनल होने लगता है। व्हाट द हेल, बंदे के इमोशंस जाग जाते हैं कि भाई अगर इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया तो इनका तो रिकॉर्ड वैसे भी खराब है, जिस वजह से कोई और स्कूल इनको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, बिकॉज इन लोगों ने स्कूल के अंदर काफी वायलेंस जो फैला कर रखा था। एंड अगर इन लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाता तो इनकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। भाई यही तो तुझे चाहिए था। क्या करना चाह रहा है यार ये बंदा। नहीं मतलब पूरा 10 साल से ये बस अपने रिवेंज के बारे में सोचता है कि कैसे इनसे रिवेंज ले, और आज ये इमोशनल हो रहा है। खैर यूनसों से माफ करेगा या नहीं वो तो बाद में तुम्हें पता चल ही जाएगा, बट अभी के लिए पाक कुछ बहुत बड़ा रिवील करता है। बट इससे पहले वो इधर उधर देखता है कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। देन वो उसे बताता है कि उसको बुली करने के लिए असल में इन्हें किसी ने ऑर्डर दिया था। वो उस बंदे का नाम बताने वाला होता है कि यूनसों से बोलता है कि भाई मुझे पता है वो कौन है, जो सुनकर पाक की आंखें पड़ जाती कि भाई इसे कैसे पता। वेल यूनसों को कैसे पता, बिकॉज़ वो जब कोमा में था तब उसने इसके ऊपर न्यूज सुनी थी कि स्कूल में जो कोई भी वायलेंस हो रहा है उसके पीछे किसी कल्ट का हाथ है। एंड ये कल्ट सामने आया बिकॉज़ एक स्टूडेंट ने जो कि यूनसों की तरह बुली किया गया था, उसने भी यूनसों की तरह रूफटॉप से जंप कर सुसाइड कर लिया होता है। बट मरने से पहले वो एक सुसाइड नोट छोड़कर मरा था जिसमें उसने बता दिया था कि जो कोई भी स्कूल में वायलेंस करवा रहा है वो असल में गोल्डन सर्कल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी गंगनम के कई प्रेस्टिजियस स्कूल से मिलकर, यानी कि जो उन स्कूल के बुलीज हैं उन्हें गैदर कर। एंड ये जो कल्ट है वो कुछ ऐसे बना था कि जो कल्ट का फाउंडर था उसने देखा कि स्कूल में वो स्टूडेंट्स वायलेंस से काफी सफर कर रहे हैं, जो देखकर उसके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया और उसने फिर सभी स्कूल्स के बुलीज को हायर करना शुरू कर दिया। देन वो उन स्टूडेंट्स को ढूंढता जिनके पेरेंट्स अमीर हैं, एंड वो उन्हें ऑफर करता कि अगर वो लोग इनसे हाथ मिला लेते हैं तो ये लोग उनके बच्चों को स्कूल में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, इवन उनके ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे। एंड अगर कोई बंदा अमीर है तो वो डेफिनेटली इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इनके थ्रू कोई भी उनके बच्चों को स्कूल में हाथ भी नहीं लगा पाएगा। एंड अगर तुम्हें याद हो तो जुंगमिनहो के पेरेंट्स ने भी यही किया था, उन्होंने उस हराम को टीचर को हायर किया, उसे इनसे मिलवाया था किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये टीचर भी गोल्डन सर्कल से जुड़ा हो। एंड अगर वो नहीं तो वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तो डेफिनेटली उनसे जुड़ा होगा। वेल ये तो हमें आगे चलकर पता चल ही जाएगा, बट इस पार्ट में तो बिल्कुल नहीं। खैर आगे हमें पता चलता है कि वो जो फाउंडर था उसने आगे चलकर एक सिस्टम बिल्ड किया इन सब चीजों के लिए जिससे उनके स्टूडेंट्स के ग्रेड्स अच्छे आए। एंड अगर कभी उनके मेंबर्स के किसी स्टूडेंट की वजह से ग्रेड अच्छे नहीं आते, यानी कि जो उनका स्टूडेंट है उससे कोई और ही टॉप पर बैठा हो, तब वो निकालते उन बुलिस को जिन्हें उन्होंने हायर किया होता है। देन वो उन्हें ऑर्डर करते कि जो भी बंदा टॉप पर बैठा उन्हें रास्ते से हटा दें, जिससे वो स्टूडेंट आगे चलकर टॉप पर पहुंच ही ना पाए। एंड वो ये सब करने के लिए या तो उनको बुली करते जिनसे उनको पढ़ने का टाइम ही ना मिले लाइक यूनसों, एंड या तो वो उन्हें मार देते हैं लाइक यूनसों। एंड इसी वजह से आगे चलकर के गोल्डन सर्कल के कुछ मेंबर्स पकड़े भी गए थे, बट बहुत जल्द उनके केस को दबा दिया गया जैसे कुछ था ही नहीं। एंड यही वजह है कि यूनसों को भी उनके मेंबर्स के बारे में नहीं मालूम। एंड यही वजह है कि यूनसों को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज उसके मरने के पीछे एक कल्ट का हाथ था। एंड इसलिए ही डिसाइड कि वो कैसे भी करके उस कल्ट को ढूंढेगा और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। बट इस वक्त जो उसे एक चीज अजीब लग रही होती है कि गोल्डन सर्कल असल में सियोल और ग्योंगी में बेस्ड है, उनके अंदर इतना पावर नहीं है कि वो डायसन तक पहुंच पाए। तो पाक और उसकी गैंग को उन्होंने कैसे हायर कर लिया, यही बात वो पाक से पूछता है। जो सुनते ही पाक के पसीने छूटने लगता है, वो पहले तो कुछ आंसर नहीं कर रहा होता, बट फिर वो उसे बताता है कि उन्हें शिन ने हायर किया था। जो सुनकर यूनसों काफी शॉक्ड होता है, बिकॉज़ शिन उन्हीं के स्कूल का 3rd ईयर का स्टूडेंट है, अ बुली हु होल्ड द एंटायर स्कूल इन द पाम ऑफ हिज
हैंड, यानी कि वो बंदा स्कूल पे राज करता है एक तरीके से। बट युनसुंग को नहीं लगा था कि वो बंदा गोल्डन सर्कल का मेंबर होगा। बट तभी उसे समझ में आता है कि गोल्डन सर्कल रिक्वेस्ट भी छोड़ता है जिससे उन्हें कंट्री के बाहर से भी बंदे मिल सके। मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तुम लोगों को MLM वालों के बारे में तो पता ही होगा कि वो किस तरीके से लोगों को चूना लगाते फिरते हैं कि एक बंदा जो एक काम शुरू करेगा, देन वो 2 बंदे हायर कर उनसे बोलता है कि वो 2 बंदे हायर करे और उन्हें भी ये काम करने के लिए कहें, एंड फिर वो भी 2 बंदे हायर करे और उन्हें भी यही काम करने के लिए बोले जिनसे उन्हें पैसे मिलेंगे। यानी कि किसी को भी ये मालूम नहीं चलेगा कि वो काम किसके लिए कर रहे हैं, बट उन्हें ये मालूम रहेगा कि वो काम किस लिए कर रहा है और वो करवा कौन रहा है। एंड शिन के केस में भी ऐसा ही है। शिन को ये तो नहीं मालूम होगा कि गोल्डन सर्कल चला कौन रहा है, बट उसे उस बंदे का तो मालूम ही होगा जिसने उसे ये काम करने को कहा है। इनमें भी हो सकता है कि उस बंदे को तो मालूम ही हो कि गोल्डन सर्कल क्या है और कौन करवा रहा है। एंड शिन को भी थोड़ा बहुत तो मालूम होगा ही। बट एक प्रॉब्लम है कि शिन से इन्फॉर्मेशन निकलवाना कोई बच्चों का खेल लेंगे, बिकॉज ही इज टू स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो आगे चलकर एक प्रोफेशनल MMA एथलीट भी बनेगा। एंड अगर युनसुंग उससे फाइट करता है तो उसकी चटनी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए युनसुंग को कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि वो उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। वेल ये तो वो बाद में देखेगा कि उससे इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवाना है। अभी वो देखेगा पाक को। अभी युनसुंग उससे बोल रहा होता है तुझे मेरी माफी चाहिए ना। देन वो उसकी कॉलर पकड़कर याद करता है कि उनके वजह से इसने काफी कुछ झेला है, और सिर्फ इसने ही नहीं बल्कि इसके छोटे भाई ने भी, इवन इनकी ग्रैंडमा तक को स्ट्रगल करना पड़ गया था, इसीलिए वो इन्हें ऐसे तो माफी नहीं देने वाला। अभी युनसुंग एक डेविल स्माइल देते हुए उससे बोल रहा होता बेटा तुझे मेरी माफी चाहिए ना, तो अब से मैं तुझे बताऊंगा कि जब भी हम मिलेंगे तो क्या होगा। एंड यह बोलते ही वो उसके मुंह पे घुसन जमा देता है। एंड वो बस यही नहीं रुकता, वो उसे और मारता है और फेस पे मारता है। एंड मारते हुए वो याद कर रहा होता है कि जब ये कोमा में था तब ये लोग कितनी अच्छी लाइफ जी रहे थे। लाइक पाक तो ऐसा बाप बन गया था जिसे अपनी दौलत शोहरत से ज्यादा बस अपनी बेटी से प्यार था। एंड दूसरे के बेटे को कोमा में पहुंचा कर बैठा हुआ था। एंड यही नहीं, ये लोग आगे चलकर काफी सक्सेसफुल भी बने। एंड फिर ये लोग और भी अच्छी लाइफ जीने लगे। एंड वही हमारा युनसुंग वो बेचारा कोमा में पड़ा बस अपने रिवेंज के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो अभी यही विश कर रहा होता है इसको पीटते हो कि ये लोग भी वही लाइफ जिए जो उसने जीती। देन ये पाक का भूत बना देता, और तो इसने उसके साथ क्या क्या किया वो तो हमें नहीं बताया जाता है। देन यहीं से हम आते हैं नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर पूरी क्लास ही युनसुंग के बारे में बात कर रही होती है कि उसके वजह से कैसे पाक और उसकी गैंग को स्कूल से निकाल दिया गया। और तो वो इससे काफी खुश भी है कि अब उन्हें बुली करने वाला अब कोई रहा नहीं। बट अब उनके अंदर एक टेंशन हो गई है कि कहीं अब युनसुंग इनके ऊपर चढ़ना शुरू ना कर दे। एंड अभी ये लोग युनसुंग की बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लास में युनसुंग की एंट्री हो जाती है। एंड पूरी क्लास शांत। बट युनसुंग कुछ नहीं करता है, वो जाकर अच्छे बच्चों की तरह अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपने रिवेंज के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके पीछे से ली जुंग आकर उसको थैंक्स बोलता है। एंड वो सब बोलता है कि भाई तो ये जब भी कुछ चाहिए हो ना बस मुझे बता देना बेझिझक। जिसे सुनकर युनसुंग कुछ आंसर नहीं कर रहा होता, जिस वजह से पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। एंड सब लोग उससे ही देख रहे होते हैं कि कहीं अब इसकी वेंट न बच जाए। बट युनसुंग ऐसा कुछ नहीं करता है, वो उससे बड़े ही प्यार से बोलता है कि जो लड़का मुझे इग्नोर करता था वो अचानक से आकर मुझे थैंक्स बोल रहा है। जब मेरे ऊपर कमेटी बैठी हुई थी तब तो तू गवाही देने से डर रहा था, अब जब सब कुछ क्लियर हो गया तो तू मुझे आकर थैंक्स बोल रहा है। ओए सुन, अपना थैंक्स अपने पिछवाड़े में डाल और दफा हो जाए यहाँ से, मुझे तेरा चेहरा भी नहीं देखना है, समझा तू। युनसुंग की ये बातें सुनकर इस बेचारे की भी पड़ जाती है। बट युनसुंग यहाँ पर सही है, बिकॉज अगर ये बंदा गवाही दे देता तो ये मीटिंग कब की सोल्व हो जाती। बट एक तरह से देखा जाए इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं, इसने आगे का सोचा होगा कि अगर ये युनसुंग के लिए गवाही दे देता है तो आगे चलकर ये फंस जाएगा। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल के रूफटॉप पर, जहाँ पर हम देखते हैं शिन को। एंड इस वक्त उसको एक बंदा आकर बता रहा होता है भाई तेरा प्लान फेल हो गया, पाक और उसकी गैंग को स्कूल से निकाल दिया गया है। एंड उसे ये बात ऑलरेडी पता थी, इसीलिए वो गुस्से में आकर 5-6 सिगरेटें फूंक गया होता है। एंड अभी वो उस बंदे से बोल रहा होता है साले वो लोग बेवकूफ थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उससे पंगा ले लिया। उन सालों ने ये भी नहीं देखा कि उसको सपोर्ट करने वाला म्यूजियम कंस्ट्रक्शन का बड़ा बेटा है। एंड अगर वो उसे सपोर्ट कर रहा है तो पूरे डायसन में युनसुंग के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है, जिस वजह से उसका लोंडा आज की तो हार मान लेगा। एंड ही सेज नहीं, वो सब बताता है कि सिचुएशन खराब है बट इतनी भी नहीं, बल्कि इससे तो उसे और भी पैसा कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई है। लाइक मैं तुम्हें समझाता हूँ कि युनसुंग ने जो कुछ भी किया है उसके वजह से लोगों को पता चल जाएगा भाई स्कूल में इतने खतरनाक बुलिस होते हैं, तो जो अमीर पेरेंट्स है उन्हें अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी की और नीड लगेगी। एंड फिर वो इन्हें और भी ज्यादा अमाउंट में हायर करेंगे जिससे इनका और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। आगे वो अपने चेहरे से बोलता है कि जो भी फर्स्ट ईयर का हेड है वो उससे जाकर कहे कि वो अपनी तशरीफ उठाए और यहाँ लेकर आए। वेल वो हेड को क्यों बुला रहा है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अभी हम वापस आते हैं युनसुंग पर, जो कि इस वक्त पढ़ते पढ़ते गोल्डन सर्कल को कैसे टेक डाउन किया जाए उस बारे में सोच रहा होता है। एंड उसे समझ में आ गया होता है कि अगर वो कॉन्स्टेंटली अच्छे ग्रेड्स लाता है तो गोल्डन सर्कल उसके पीछे जरूर पड़ेगी, बिकॉज पहले भी उसके साथ यही हुआ था। वो मिडिल स्कूल में एक टॉपर था, तभी से गोल्डन सर्कल का कोई तो मेंबर है जो उसे थ्रेड मानता आया है। एंड यही रीजन था कि पाक और उसकी गैंग उसको पढ़ने से रोकते थे। इवन शिन को भी उसी बंदे ने हायर किया होगा। एंड इसीलिए युनसुंग को भी लग रहा होता कि वो बंदा जरूर इसी क्लास या इसी स्कूल में है, वेल इसी क्लास के अंदर होगा, बिकॉज स्कूल वालों को उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड वो ऐसा बंदा जो चाहता है युनसुंग चला जाए ताकि उसे युनसुंग की पोजीशन मिल सके। और तो युनसुंग को कुछ लोगों पर शक भी है, बट उसके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि वो किसी के भी ऊपर जाकर चढ़ गया, क्यों तू था साले जो मुझे बुली कर रहा था। खैर वो कौन है उसके बारे में भी युनसुंग को पता लगाना पड़ेगा, बट उससे पहले उसे अपनी फ्यूचर
फ्यूचर बैटल्स के लिए भी प्रिपेयर होना होगा। एंड इसीलिए फिर वो एक जिम ज्वाइन करने के लिए चला जाता है जिसे होल्ड करता है जोंग डू चियोल, कोरिया फर्स्ट एवर एमएमए फाइटर जो यूएफएल वर्ल्ड चैंपियन बना था। सीधे वर्ड्स में कहूं दैट गाय इज डैम स्ट्रांग। तुम लोगों को याद होगा कि लास्ट पार्ट में हमने युनसुंग के माइंड में एक चैंपियन की इमेज देखी थी एंड डूचुल वही चैंपियन है, बट अभी किसी को उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों वो भी तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अभी युनसुंग उस जिम के अंदर एंटर करता है और वो देखता है कि पूरा जिम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तभी डूचियोल उसका वेलकम करता है और उससे पूछता है कि भाई तू यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आया है। युनसुंग से हाँ मैं आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक सबसे अच्छा फाइटर बनूं। एंड फिर यहीं से हम वापस आते हैं स्कूल के रूफटॉप पर जहाँ पर शिन के बुलाने पर वो फर्स्ट ईयर का हेड आप भी गया होता और तो उसकी सिन से फट रही होती है। नहीं मतलब तुम देखो जरा बंदा अट्ठा खट्टा रखा हुआ और उसकी फट रही है इस चूजे से। एंड यही बात शिन भी उससे बोलता भाई तू तो बड़ा अट्ठा खट्टा रखा है। एंड मैंने तो ये भी सुना है कि तू पहले रेसलिंग अकेडमी में था। देख भाई मैं तुझसे एक फेवर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए जाकर युनसुंग के हाथ पैर तोड़ दे ताकि वो फिर कभी हमारे रास्ते में ना आ सके। एंड ये बोलते हुए जरा तुम देखना ये इसको कैसे ट्रीट कर रहा है, बिल्कुल बच्चों की तरह। नहीं भाई इतनी हट्टी खट्टी बॉडी के साथ अगर मैं उसके सामने खड़ा होता ना मैं तो कूट देता उसे। फिर इसके बाद हम वापस से आते हैं जिम पे जहाँ पर डू युनसुंग को देखकर काफी खुश हो रहा होता है कि भाई आखिरकार उसे एक बंदा मिल गया। वो उसे बोलता भाई तू बिल्कुल सही जगह पर आया है। तो पता हमारे यहाँ प्रिपरेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन, कॉलेज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डाइट सब करा जाता है हमारे यहाँ। वो क्या है ना हम यहाँ पर हमारे कस्टमर को 100% सेटिस्फाई करते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो यार सर, फिर तो मैं भी होना चाहूंगा। लाइए जल्दी से एड्रेस दीजिए। खैर इसके बाद ये युनसुंग को मंथली चार्जेस बताता है जिम के कि ये 150,000 वॉन्स लेते हैं और वो भी सिर्फ इसलिए बिकॉज ये सामने वाले बंदे को 1-on-1 पर्सनल कोचिंग देते हैं। और अभी इसकी ये हरकतें देखकर युनसुंग को यकीन नहीं आ रहा होता कि ये वही यूएफएल चैंपियन है जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। अभी ये युनसुंग से पूछ रहे होता है कि भाई बता तू जिम क्यों ज्वाइन कर रहा है। एंड युनसुंग से सर वो इसलिए बिकॉज मुझे मेरे स्कूल के पुलिस को कुत्ता बनाना है। जो सुनते ही डूचोल एकदम से शांत हो जाता है फिर वो सब बोलते हैं कि जिम कोई ऐसी जगह नहीं होती बच्चे जहाँ पर तुम्हें ये सब करना सिखाया जाए। एंड अगर तू इसी रीजन से जिम ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे माफ कर दे बच्चे, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर उनके दिमाग में आती कि भाई अगर ऐसा रहेगा तो फिर तो उनका कस्टमर चला जाएगा। एंड इसलिए फिर वो युनसुंग से बोलते भाई तू एक काम करना वर्कआउट कर ले जिससे तू छोटे मोटे पुलिस को तो निपटा ही लेगा। एंड क्यों ना तू एक काम कर बॉडी बना ले। अरे यार सर बॉडी बनाने की जरूरत तो मुझे है, युनसुंग बॉडी बनाने थोड़ी ना आया है, उसे तो अपने रिवेंज से मतलब है। खैर अभी हमें युनसुंग के थ्रू इसकी लाइफ का पता चलता है कि ये बंदा पहले काफी फेमस हुआ करता था और तो ये अपनी काफी अच्छी लाइफ भी जी रहा था, बट इसकी एक गलती इसको ले डूबी और वो गलती ये थी कि इसने अपने थर्ड मैच में अपने टाइटल को बचाने के लिए एक एनाबॉलिक नाम का स्टेरॉइड ले लिया था। एंड ये स्टेरॉइड क्या करता है, ये बेसिकली शॉर्ट टाइम के लिए ह्यूमन स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। एंड जब ड्रॉपिंग टेस्ट हुआ उसके अंदर ये पकड़ा गया। दिन बाद में इसने पब्लिकली भी कन्विंस कर लिया था कि हाँ इसने स्टेरॉइड लिए थे, बट हमारे लोंडे को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो यहाँ पर आया सिर्फ इसके टैलेंट की वजह से। एंड ये बंदा इतना टैलेंटेड था कि ये कोरिया की हिस्ट्री का सेकंड फाइटर बन गया था, इसने यूएफएल टाइटल जीता था। एंड बस कुछ ही सालों के अंदर ये पूरे न्यूज में छा गया था। बट वो कहते हैं ना गलती सबको ले डूबती है, और तो ये बंदा इतना अच्छा कोच है कि इसने उन फाइटर को जिनके पास कोई टैलेंट नहीं था उनको तक कोरिया का बेस्ट फाइटर बना दिया। इसलिए बस यही वो शख्स है जो युनसुंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अभी इन्होंने जो युनसुंग को बोला था ना कि भाई अगर तुझे अपने बुलिस को ही कूटना है तो मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसलिए फिर युनसुंग इन्हें याद दिलाता है कि भाई जब आप प्रो फाइटर थे तब आपने भी तो अपने अपोनेंट को हराने के लिए वो किया जो आपको सही लगा। एंड मैं भी तो अपना गोल अचीव करने के लिए वही कर रहा हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। एंड ये सुनते ये फिर से शांत हो जाते हैं। ऑब्वियसली इस बात का उनको काफी बुरा लगता है। इसीलिए फिर ये युनसुंग से बोलते कि वो सब हुआ था बिकॉज मैं एक नंबर का बेवकूफ था। एंड अगर मैं कैसे भी करके टाइम के पीछे जा पाता तो मैं वो गलती कभी नहीं दोहराता। एंड इसी बात का मुझे आज तक रिग्रेट है। और अगर तू भी वही करेगा जो मैंने किया था तो तू भी मेरी तरह मुंह की खाएगा। एंड इसीलिए बच्चे चला जाए यहाँ से, मैं तुझे अंदर नहीं ले सकता। बिकॉज अगर तू सिर्फ पुलिस को पीटने के लिए जिम ज्वाइन करता है तो मैं भी हो सकता है कि तुझे अपनी लाइफ जेल में काटना पड़े। एंड ये बोलते ही वो वहां से जाने लगता है। बट तभी युनसुंग कुछ ऐसा बोलता है जिस वजह से इनको रुकना पड़ जाता है। युनसुंग बोलता है 100 मिलियन वॉन्स, मैं आपको 100 मिलियन वॉन्स दूंगा। और तो मुझे पता है कि आपको इस वक्त पैसों की काफी जरूरत है, इसीलिए अगर आप मुझे सिखाने का प्रॉमिस करते तो मैं कुछ ही दिनों में आपको ये पैसे दे दूंगा। इवेंट में तो आपको इसका एडवांस भी दे दूंगा ताकि कल को अगर मैं छोड़कर जाता भी हूँ तो आपको घाटा नहीं होगा। देन आगे वो उनसे बोलता है कि ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स, सोसाइटी के ताने, इवन कभी भी फाइट ना कर पाना, आपको हर एक पॉसिबल आउटकम मालूम था बट फिर भी आपने उन ड्रग्स को चुना बिकॉज आपके लिए रिजल्ट मैटर करते थे। एंड मेरे केस में भी वही है। मुझे पता है अगर मैं आपसे सीखकर उन पुलिस से फाइट करता हूँ तो हो सकता है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया है मेरी लाइफ उससे भी ज्यादा बदतर हो जाए। मैं भी हो सकता है मैं अपाहिज हो जाऊं या फिर किसी जेल में मुझे अपनी जिंदगी काटना पड़ जाए, बट मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मेरे लिए सिर्फ रिजल्ट मायने रखते हैं, बिल्कुल आप ही की तरह। जैसे आपने वो फाइट जीतने के लिए ड्रग्स का यूज किया था, बिल्कुल उसी तरह मैं भी उतना ही डिस्परेट हूँ। आई नीड एन इंस्ट्रक्टर लाइक यू। जो सुनते ही फिर से सुन पड़ जाते बिकॉज उन्हें समझ में आ जाता है कि ये बंदा तो पागल है, इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसलिए फिर वो सब बोलते कि मैं तुझे कभी भी ड्रग्स यूज नहीं करने दूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तू भी वो मिस्टेक कर बैठे जो मैंने की थी। मैं तेरी हेल्प करूंगा बट सिर्फ तुझे सिखा कर। जो सुनते ही तो काफी खुश होता है भाई ठीक है सर। बट तभी वो बोलते हैं बेटा आई एम नॉट डन येट, इधर रिंग के अंदर अगर तू मेरे सामने एक राउंड भी टिक गया ना तो फिर मैं तेरी डिटर्मिनेशन को एक्नॉलेज भी करूंगा और तेरे ऑफर को भी एक्सेप्ट करूंगा। देखो सीधे सिंपल वर्ड्स में वो कहना चाह रहे हैं कि
बेटा तेरी मरने वाली है। एंड होता भी यही है। हम आते हैं इसके बाद युनसुंग के घर पर, रात हो चुकी होती है। युनसुंग अपने घर पहुंचता है और जैसे उसकी दादी घर का गेट खोलती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। क्यों? बिकॉज युनसुंग की कुछ ऐसी हालत हो गई है, यानी कि कोच ने वाकई में पर्सनल कोचिंग कर दी। फिर ये देखकर युनसुंग की दादी को काफी गुस्सा आता है। वो सब बोलती है बता वो कौन हराम करता है इसने तेरी हालत करी, बस बता मुझे, मुंह से छोड़ूंगी नहीं। देन युनसुंग से दादी टेंशन न लो, सब ठीक है, सब ठीक है। देन यहीं से हम वापस आते हैं कोच पर, जो कि युनसुंग को पीटने के बाद काफी बुरा फील कर रहे होते हैं। एंड वो किसी को मैसेज भी कर रहे होते हैं कि मैं ऐसे प्रेटेंड करूंगा जैसे मैंने ये ऑफर सुना ही ना हो। ये किसे कर रहे हैं ये तो हमें नहीं बताया जाता, बट ये युनसुंग तो बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज युनसुंग को ये थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई मैं ऐसे प्रेटेंड करूंगा जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। मैं भी हो सकता है ये इनकी वाइफ हो जो कि इनको छोड़कर चली गई हो। खैर इसके बाद हमें इनके पास की मेमोरी दिखाई जाती है जहां पर हमें पता चलता है कि इन्होंने युनसुंग की कैसे मारी थी। एंड इस वक्त ये युनसुंग को बोल रहे होते बेटा तेरे जैसे यहाँ पर कई आए और कई चले गए। एंड वो लोग भी तेरी तरह ही बड़ी बड़ी बातें करते थे, बट मुझे उनकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज मुझे मालूम था वो सब बकचोदी पेल रहे हैं। बिकॉज जब वो एक बार रिंग के अंदर इंटर करते थे ना तब उनकी पूरी एकड़ी निकल जाती थी। इवन एक बंदा तो अपने जो पर 2-4 घुसंड खाने के बाद मुझसे भीख मांगने लगा था रुकने के लिए। भाई जो पर मारा था इंसान की हालत खराब हो जाती है जो पर पड़ने के बाद। एंड ये तो ठहरे प्रोफेशनल फाइटर, तो पता नहीं उस बेचारे का क्या ही हुआ होगा। खैर इसके बाद ये 3 मिनट का टाइमर लगाकर युनसुंग को बताते कि भाई 3 मिनट का एक राउंड होगा एंड तुझे बस एक राउंड टिकना है मेरे सामने। एंड अगर तू खुद की विल को प्रूफ करता है ना तो मैं तुझे ट्रेन करूंगा उतना जितना तू मुझे पे करेगा। तो बता अब भी तू ये करना चाहेगा? एंड युनसुंग सेज यस। देन रेडी हो जा बच्चे पिटने के लिए। एंड इसके बाद युनसुंग अपना फाइटिंग स्टेंस ले लेता है जो कि इनको काफी क्रीपी लग रहा होता है। एंड इस वक्त ये उसकी आंखों में देखकर बोल रहे होते हैं भाई इसकी आंखों में डर नजर नहीं आ रहा। तो अब वो क्या करने वाले हैं? उसे डराने वाले। इसलिए वो युनसुंग के ऊपर एक स्ट्रेट पंच थ्रो करते हैं जिससे युनसुंग ब्लॉक तो कर लेता है, बट उस पंच का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि युनसुंग का ब्लॉक भी टूट जाता, साथ में उसकी नाक भी। एंड युनसुंग सीधा जमीन पर। अगले ही पैनल में हम युनसुंग का कुछ ऐसा फेस देखते हैं। भाई मतलब क्या है ये, कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है ये? भाई ये देखकर मुझे मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। फिर अभी डोचोल उससे आकर बोलते हैं बेटा खड़ा हो जा, बिकॉज अभी तो सिर्फ 10 सेकंड हुए, अभी तो 2 मिनट 50 सेकंड तक और मरने वाली है। ओके अब सही है, अब हंसी कंट्रोल में जरा। हमें पता है हमारा लुंडा इस तरीके से हार मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। एंड इसीलिए वो फिर से खड़ा हो जाता है। देन डूचुल उसके ऊपर एक के बाद एक पंचेस मारे ही जा रहा होता है और युनसुंग बस उन्हें ब्लॉक कर रहा होता है, और तो वो काफी डैमेज भी ले रहा होता है बिकॉज वो एक प्रो फाइटर के अगेंस्ट खड़ा है। खैर अभी पंचेस मारते मारते डूचुल एकदम से रुक जाता है जो देखकर युनसुंग को समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड युनसुंग को समझ पाता उससे पहले डूचुल उसके पैर में किक दे मारते हैं। एंड एक में अगला पैनल कुछ ये होता है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बंदा कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, क्या ऑर्गेज़म मिल रहा है क्या इसको? एक तो मैं अपनी हंसी कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा हूँ और ये की खैर छोड़ो ठीक है सब सही है। अभी डूचुल उससे बोल रहा था बेटा अब भी टाइम है हार मान ले, बट युनसुंग वो यहाँ पर हार मानने के लिए नहीं आया है। एंड इसीलिए वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे बोलता है सर अब भी 3 मिनट बाकी है। एंड आई डोंट नो ये कौन से 3 मिनट की बात कर रहा है, बिकॉज 2 मिनट और 4 सेकंड बचे हुए हैं। एंड वो 2 मिनट 4 सेकंड भी ये पिटने ही वाला है। अभी डूचुल उसके मुंह पे एक के बाद एक घुसन जमाए जा रहे होते हैं और वो ब्लॉक तो कर रहा होता है बट पिट भी रिया होता है, और तो युनसुंग काफी थक भी गया होता है, बट फिर भी वो जैसे तैसे करके एक पंच हिट करने का ट्राई करता है। एंड ये डूचुल उस पंच को भी इजीली डॉज कर लेते हैं। देन वो उसके मुंह पे एक बहुत ही गंदा वाला अपरकट दे मारते हैं और इसकी हालत खराब। एंड या अब जाकर बंदे ने बिल्कुल एक्यूरेट एक्सप्रेशन दिए। वेल युनसुंग इज डन फॉर, ऐसा इन्हें लग रहा होता है। एंड ये युनसुंग से काफी इंप्रेस भी होते हैं कि वो एटलीस्ट 1 मिनट तो इनके सामने टिक ही गया। एंड फिर ये खुद ही को दिलासा देने लगते हैं कि वो टिक पाया बिकॉज इन्होंने होल्ड बैक किया था। देन फिर वो उसे वहां पर छोड़कर जाने लगते हैं और साथ ही उससे एक्नॉलेज भी कर रहे होते हैं कि भाई मैंने तो अपना बेस्ट दिया था उसको वापस पहुंचाने के लिए, बट वो पास हो गया। एंड ये ऐसा बोलकर बस खुद को दिलासा देने का ट्राई कर रहा है बिकॉज इस वक्त इनके दिमाग में वो 100 मिलियन वॉन्स चल रहे हैं, बट फिर वो खुद को कंट्रोल करते हैं। उनके दिमाग में आता है कि भाई मैं अपनी प्राइड ऐसे इंसान को नहीं बेच सकता जो मेरे सामने एक राउंड भी ना टिक पाए। एंड इसीलिए वो बस विश कर रहे होते कि युनसुंग बस जमीन पर पड़ा रहे, वरना एक और डूचुल खड़ा हो जाएगा जिसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। एंड ये यही नहीं चाहते, बट तुम्हें पता है हमारा युनसुंग है, वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता पिटने के लिए, और तो वो बोलता भी है इट्स नॉट ओवर येट, लेट्स कंटिन्यू। जब देखकर डूचुल भी शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये बंदा इतना पिटने के बाद भी उठकर कैसे खड़ा हो गया। एंड तुम युनसुंग की आंखों में देख सकते हो कि उसको पिटने में मजा आ रहा है, यानी कि उसको मजा आ रहा है इस वजह से कि जो टीचर उसको सिखाएगा वो इतना ज्यादा कैपेबल है। एंड ये देखकर डूचुल भी काफी इंप्रेस होते हैं, बट वो नहीं चाहते कि युनसुंग भी उन्हीं की तरह बने। इसलिए ही डिसाइड कि उन्हें जल्द से जल्द ये मैच खत्म करना होगा, इससे पहले कंडीशन और ज्यादा खराब हो। एंड इसीलिए अब ये बंदा होल्ड बैक नहीं करने वाला है, और तो वो युनसुंग से भी बोलते थे बेटा अब तैयार हो जाए बिकॉज अब शुरू होगी असली फाइट। एंड ये बोलते वो युनसुंग के ऊपर कई सारे मल्टीपल पंचेस थ्रो करते हैं। एंड युनसुंग भी बस उनको ब्लॉक ही कर रहा होता है बिकॉज वो और कुछ कर नहीं सकता है, बट फिर वो देखता है कि डूचुल एकदम से रुक गए जिस वजह से उसको समझ में आ जाता है कि भाई वो फिर से किक मारेंगे। एंड इसीलिए फिर वो रेडी हो जाता है उनकी किक को हैंडल करने के लिए, बट डूचुल इस बार किक नहीं बल्कि युनसुंग की रिप्स में पंच दे मारते हैं। एंड ये उनकी एक ट्रिक थी कि अपने अपोनेंट को ये यकीन देना था कि भाई जब भी मेरे पंचेस रुकेंगे तो किक ही आएगी, जिस वजह से फिर वो किक के लिए प्रिपेयर होगा। एंड फिर डूचुल उसका फायदा उठाकर उसमें कुछ भी मार सकते हैं, और तो इस वक्त जो डूचुल ने युनसुंग के रिप्स में पंच मारा होता है उससे युनसुंग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो ठीक से उठ तक नहीं पा रहा होता है। तभी डूचुल उससे बोलते कि अब भी 1 मिनट 30 सेकंड बचे, एंड अगर तू 15 सेकंड के
के अंदर खड़ा नहीं होता है तो मैं समझ लूंगा कि तू हार गया। जो सुनते ही युनसुंग जैसे तैसे करके खुद को खड़ा करने का ट्राई करता है, बट इतनी मार खाने के बाद उसकी बॉडी जवाब दे चुकी होती है, जिस वजह से वो वापस गिर जाता है। और डू चुल को भी इस वक्त समझ में आ जाता है कि अब ये ना उठने वाला, एंड वो वहां से जाने लगते हैं। और वहीं युनसुंग वो अपनी पूरी जान लगा रहा होता है उठने के लिए। वो खुद को ये याद दिलाकर मोटिवेट करने का ट्राई करता है कि भाई इस दिन के लिए पूरे 10 सालों से विश कर रहा है, और अगर आज वो नहीं उठता है तो पास्ट फिर से रिपीट होगा, और तो उसके छोटे भाई इवन उसकी ग्रैंड माँ को फिर से स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और इसीलिए आज उसे उठना ही पड़ेगा, बिकॉज उसे अपना रिवेंज लेना उन हरामखोरों से जिनके वजह से वो कोमा में गया था। और इस तरह से खुद को मोटिवेट करने के बाद फाइनली युनसुंग जैसे तैसे करके उठ जाता है, जो देखकर डू चोल भी काफी शॉक्ड होते कि भाई वो अटैक प्रो फाइटर तक नहीं झेल सकते थे, बट इसने झेल लिया। और फिर वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते कि भाई अगर इसने ये अटैक को झेला तो पता नहीं इसने कितनी बदतर लाइफ जी होगी, और अगर ऐसे बंदे को पावर मिल जाती है तो हो सकता है कि आगे चलकर इसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। देखो इनका ये कहना भी बिल्कुल सही है, बिकॉज जो बंदे बस रिवेंज में पलते रहते हैं उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता है। बिकॉज आज ये किसी बंदे से रिवेंज लेगा, कल को उसका कोई बंदा आकर इससे रिवेंज लेगा। इम्पॉसिबल है कि एक टाइम पर आकर हो सकता है कि ये ना घर का रहे ना घाट का। और ये बात डू चुल भी अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई और बंदा भी उठकर उन्हीं की तरह बने और अपनी लाइफ बर्बाद कर बैठे। इसलिए ही डिसाइड कि आज उन्हें कैसे भी करके युनसुंग को यहीं पर रोकना होगा, नहीं तो आगे चलकर एक और डू चुल खड़ा होगा जिसकी लाइफ का कोई मकसद ना होगा। और इसीलिए ये फिर युनसुंग का कुत्ता बना देते हैं। वो युनसुंग को इतना पीटते कि एक टाइम पर उसकी नाक, मुंह और आंखों में भी खून आ जाता है। बट युनसुंग पूरे 2 मिनट 48 सेकंड तक पिटने के बाद भी अपने पैरों पर ही खड़ा होता है, हिज बॉडी शेकिंग, बट वो हार नहीं मानना चाह रहा होता है। उसकी आंखों में बस इस वक्त वो खून सवार है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। और यही चीज डू चुल को और गुस्सा दिला देती है। वो युनसुंग के पेट पे एक बहुत ही गंदा घुसेड़ मारते हैं, वो केस से जाकर टिक जाता है। देन वो युनसुंग को बिना मौका दिए अपना फाइनल मूव यानी कि फुल पावर से युनसुंग के ऊपर अपना अटैक मारने जा रहे होते हैं। और तो अगर ये अटैक युनसुंग को लग जाता तो वो मर भी सकता था, बट वो अटैक युनसुंग को पड़ पाता उससे पहले टाइम ओवर हो जाता है। डू चुल जल्दी से अपना पंच रोक लेते हैं, जिसका मतलब युनसुंग वॉन। और ये चीज डू चुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो युनसुंग के डिटर्मिनेशन को गाली देने लगता है, साले ने डिटर्मिनेशन को हैक कर लिया है क्या। देखो जिन लोगों को डिटर्मिनेशन का मतलब नहीं मालूम है मैं उनको बता दूं कि इसका मतलब होता है आत्मविश्वास, यानी किसी चीज को ठान लेना। खैर अभी डू चुल का मूड ऑफ हो जाता है, वो वहां से जाने लगता है और युनसुंग को उसका चेकअप कराने के लिए बोलते हैं। और तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें ये ना बताएं कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार ये है। बट अभी के लिए वो युनसुंग को अपने साथ आने के लिए बोलते, उसकी मरहम पट्टी करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने बैंक की डिटेल देने के लिए। बिकॉज अब युनसुंग जीत गया तो अब बात आती है एडवांस की। ब्रो डजंट गिव अ शिट कि भाई अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो या ना हो, अब तू जीत गया तो एडवांस निकाल, वरना क्या भरोसा कल को भाग गया तो। खैर इसके बाद युनसुंग पता नहीं कैसे बट उन्हें पे कर देता है 100 मिलियन वॉन्स और वहां से चला जाता है। भाई कहीं गोचेंग ने इसको अपना डेबिट कार्ड तो नहीं पकड़ा दिया। खैर जो भी हो, अभी हम देखते हैं डू चुल को जो कि आराम से बैठे होते हैं और उनके थ्रू हमें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले एक ब्रोकर ने भी उनको 100 मिलियन वॉन्स ऑफर करे थे ताकि डू चुल उसकी तरफ से टूर्नामेंट में फाइट करे। बट उस बंदे की एक शर्त थी कि उनको अगेन ड्रग्स का यूज करना होगा। और तो ये उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच भी रहे थे, बिकॉज इनको वाकई में पैसों की जरूरत थी। बट अब क्योंकि युनसुंग ने इनको 100 मिलियन वॉन्स दे दिए तो अब इन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, एंड इसीलिए अब ये उस ऑफर को रिफ्यूज कर देते हैं। और तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मैसेज कर कैसे रहे, शायद से उस ब्रोकर को कर रहा हूँ, बट मुझे कोई और ही लग रहा है। खैर इसके बाद हम वापस से आते हैं युनसुंग पर, और वो इस वक्त अपनी दादी को बता रहा होता है कि उसकी स्कूल में कुछ लोंडों से फाइट हो गई थी और कुछ नहीं। बट उसकी दादी को क्या पता, वो स्कूल का एक ही लोंडा उसके ऊपर भारी पड़ गया। खैर अभी युनसुंग अपनी दादी से पूछता है कि उन्होंने जो हाउसिंग सब्सक्रिप्शन सेविंग अकाउंट बनाया था क्या वो अब भी है, एंड शी सेज यस, और वो उसके अंदर हर महीने 1000 वॉन्स जमा भी करती हैं। देन युनसुंग अपनी दादी को बताता है कि इस महीने म्यूजियम कंस्ट्रक्शन एक अपार्टमेंट सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, यानी कि अपार्टमेंट बुकिंग लॉटरी। एंड युनसुंग अपनी दादी को वो सारे पैसे उसके अंदर लगाने को बोल रहा होता है कि क्या पता किस्मत अच्छी निकल जाए तो हमें फ्लैट मिल सकता है। तभी उसकी दादी उसे समझाती है बेटा अगर हमें सिलेक्ट कर भी लिया गया तो हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, तो वहां पर जाकर हम करेंगे क्या। देन युनसुंग उन्हें बताते हैं कि आजकल बैंक से लोन लेना बहुत इजी हो गया है और हम इस घर को बेचकर भी लोन चुका सकते हैं। आगे युनसुंग उनको समझाता है कि कल को अगर हम इस चीज को हैंडल नहीं कर पाते तो हम उस फ्लैट के राइट किसी और को बेच देंगे। देखो गाइस सीधी बात बता रहा हूँ, मुझे कहीं से कहीं तक ये कोई स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगी ही नहीं है, बट युनसुंग की दादी को लगती है। और तो वो उससे खुश भी हो रही होती है कि भाई मेरा पोता अब समझदार हो गया है। युनसुंग भी लाइक अरे दादी मैं इतना भी समझदार नहीं हुआ, हाँ वो तू नहीं है। खैर अब हमें पता चलता है कि आखिर युनसुंग अपनी दादी को ये करने को क्यों बोल रहा है, बिकॉज वो डू चुल की तरह उन्हें भी 100 मिलियन वॉन्स देना तो चाहता था, बट अगर वो एकदम से उन्हें 100 मिलियन वॉन्स लाकर पकड़ा देता तो वो 10 सवाल खड़ा कर देती कि इतने सारे पैसे कहां से आ गए। एंड इसीलिए युनसुंग अब इस तरीके से काम करेगा ताकि उसकी दादी को पता भी ना चले, यानी कि वो जो फ्लैट की लॉटरी होगी वो युनसुंग अपनी दादी के पैसों से नहीं बल्कि वो खुद ही के पैसों से ही खरीदेगा, बट उसकी दादी को बताएगा कि वो उनके पैसों से खरीदेगा। और रही बात लॉटरी के लक की तो वो काम गोचेंग कर देगा। तो अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल की रूफटॉप पर, जहां पर शिन जिनवू को अप्रिशिएट कर रहा होता है बिकॉज आज उसने युनसुंग को टूटा फूटा स्कूल आते हुए जो देख लिया, एंड उसे लग रहा है कि ये काम करने वाला जिनवू है, बट क्योंकि जिनवू ने वो नहीं किया इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर ये मुझे अप्रिशिएट क्यों कर रहा है। वो सब पूछने का ट्राई करता है बट शिन उसको बोलने ही नहीं देता है। वो सब बोलता भाई मुझे
मुझे तो लग रहा था कि उससे निपटना काफी मुश्किल होगा, बट तूने तो यार ये काम चुटकियों में कर दिखाया। एंड इसीलिए मेरे भाई आई लाइक यू, एंड अब से तू सबको बता सकता है कि तू मेरे साथ है, मेरे। देन वो उसको स्कूल के बाद खुद के साथ हैंग आउट करने के लिए ही बोलता है। और भाई जिन्वू वो तो बस ये सोच रहा था भाई ठीक है भाई जो भी चल रहा है चलने दो, अपन का काम होना चाहिए। देन वो बड़ी उससे शिन से बोलता है कि भाई आज से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना बस मुझे बोल दियो, नाम तो याद ही होगा, पाक जिन्वू। और तो ये सुनकर उससे शिन भी काफी खुश होता है, बिकॉज़ उसे एक वफादार कुत्ता जो मिल गया है। तुम्हें क्या लग रहा है वो हरामखोर इसको दोस्त समझेगा? हेल ना। खैर इसके बाद जिन्वू युनसुंग को चेक करने के लिए आता है और वो देखता है कि युनसुंग तो क्लास में टूटा फूटा पड़ा हुआ है। एंड तब उसे समझ में आता है कि शिन आखिर उससे क्यों खुश हो रहा था। खैर युनसुंग की ये हालत देखकर इसको लग रहा होता है कि स्कूल के बाद जरूर युनसुंग को किसी ने पीटा होगा, जिस वजह से इसको लगने लगता है कि युनसुंग असल में वीक है, जिसका मतलब उससे निपटना तो आसान होगा। इसलिए ही डिसाइड कि नेक्स्ट टाइम युनसुंग को वही पीटेगा। और फिर वो अपने लोंडो को बोल देता है कि वो स्कूल में जाकर सबको बता दे कि जो कोई भी युनसुंग के आसपास घूमेगा या उससे बात करने का ट्राई करेगा तो वो मारेगा। देन इसके बाद हम आते हैं जिम में, जहाँ पर डूचुल युनसुंग को समझा रहा होता है कि तुझे स्टेमिना की नीड लगेगी, बिकॉज बिना स्टेमिना के भले तेरे पास कितनी भी अच्छी स्किल्स क्यों ना हो वो बेकार है। और इसीलिए फिर वो युनसुंग को वो एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिससे उसका स्टेमिना इंक्रीज हो जाए। भाई मैं भी तो देखूं कौन सी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, फिर कल से मैं भी यही ट्राई करके देखूंगा। खैर अभी वो युनसुंग को बता रहे होते कि बेटा अगर तू ढंग से नहीं करता है तो मैं तुझे नहीं सिखाने वाला, और अब से तू हर रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करेगा। देन इसके बाद हम 2 घंटे बाद के सीन पर आते हैं और युनसुंग इस वक्त काफी थक गया होता है। देन युनसुंग उसको मोटिवेट करता है ये कहकर कि उसको शिन को हराना है, जो कि एक काफी वेल ट्रेन्ड फाइटर है, और अगर उसे वाकई में शिन को हराना है तो उसे हर दिन 2 घंटे ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। और शिन कोई मेन टारगेट नहीं है युनसुंग का, जो मेन टारगेट है वो है गोल्डन सर्कल। एंड अगर शिन इतना स्ट्रॉन्ग है तो पता नहीं गोल्डन सर्कल में और कितने स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, और इसीलिए युनसुंग को अगर उन सबको हराना है तो उसे हार्डवर्क करना होगा। अभी युनसुंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर डूचुल आ जाते हैं, और वो ये देखकर काफी इंप्रेस भी होते हैं कि युनसुंग ने वाकई में 2 घंटे तक ट्रेनिंग की है। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये बंदा हर सेकंड खुद की लिमिट को पुश कर रहा है, यानी कि इसका पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल है। और इसीलिए फिर ये सोचते हैं कि भाई अगर इसका पोटेंशियल इतना है तो फिर इसके ऊपर वो ट्रेनिंग मेथड भी ट्राई करना चाहिए। पहले किस ट्रेनिंग मेथड के बारे में बात कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, बट उससे पहले वो युनसुंग को बताते हैं कि जब उन्हें ऑक्टागोन में से निकाल दिया गया था तो तब उन्होंने खुद को विदाउट इलीगल मेथड बेस्ड कैसे बनाया जाए उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया था, ताकि कल को अगर इनका करियर खत्म होता भी है तो इनके स्टूडेंट्स को अच्छी सीख मिलेगी और वो बिना इलीगल मेथड के आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए अब वही ट्रेनिंग मेथड वो युनसुंग के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, जिससे युनसुंग इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि वो किसी को भी इजीली हरा सकता है। और ये बात खुद डूचुल बोल रहे होते हैं। वेल वो कौन सा ट्रेनिंग मेथड होता है वो तो हमें नहीं बताया जाता, बिकॉज इसके बाद ही हमें 1 हफ्ते का जंप देखने को मिलता है। हम देखते हैं युनसुंग को जो कि इस वक्त पढ़ रहा होता है और तभी उसके सामने आकर एक दूसरा बंदा मीडिया आता है, एंड इस बंदे का नाम है किम सुबो और ये भी फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट है। और अभी इसको एकदम से अपने सामने आकर बेटा देखकर युनसुंग काफी सस्पिशियस होकर इसको देख रहा होता है। तभी वो युनसुंग से बोलता है अरे यार तू तो काफी बदल गया, इवन तो उससे बात करना तक मुश्किल है अब तो। देन वो युनसुंग से बोलता है कि भाई दूसरे लोग तुझे इग्नोर कर रहे हैं बट मैं उनकी तरह नहीं बनूंगा, मैं तेरी साइड रहूंगा, तो चल आज से हम फ्रेंड बन जाते हैं। एंड युनसुंग ले भाई भाई तू कहना क्या चाह रहा है, इग्नोर कर रहे हैं मुझे कौन? जो सुनते शिबू भी लेके तुझे नहीं पता क्या? युनसुंग से नहीं भाई मुझे नहीं पता, बता मुझे। देन से वो उसको बताता है कि जिन्होंने सबसे बोल दिया कि जो कोई भी तेरे आसपास घूमेगा तो उससे बात करने का ट्राई करता है तो मारा जाएगा। जो सुनते युनसुंग उससे बोलता है भाई अगर ऐसा है तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जो सुनकर शिबू को काफी बुरा लगता है, वो उससे बोलता है भाई तू आखिर ऐसा कैसे कह सकता है, हम एलिमेंट्री स्कूल में कितना क्लोज हुआ करते थे, इसीलिए भले ही अगर मेरी मौत भी क्यों ना आ जाए मैं अपने फ्रेंड को बुली नहीं होने दूंगा। और भाई लिटरली अब जाकर युनसुंग को याद आता है कि ये बंदा असल में उसका फ्रेंड है। इवन इसकी प्रीवियस लाइफ में भी उसने इसको एक बार पाक और उसकी गैंग से भी बचाया था, जिसके रिटर्न में क्या हुआ पाक ने इसको तो बुली करना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था, बट उस बीच में पाक और उसकी गैंग शिबू को बुली करने लगी थी। इवन उसकी एक टांग तक तोड़ देते हैं वो लोग। और क्योंकि शिबू काफी बुली हो गया था इस वजह से उसने युनसुंग को भी इग्नोर मारना शुरू कर दिया था। बट जब युनसुंग कोमा में था वो तब भी उससे मिलने आया था। इवन युनसुंग की उस हालत के जिम्मेदार तक वो खुद को मानने लगा था कि अगर वो स्ट्रॉन्ग होता तो युनसुंग के साथ ऐसा ना होने देता। और तो वो युनसुंग से ये तक बोलता है कि अगर उसको एक और लाइफ मिलती है तो फिर वो युनसुंग का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। भाई इसके अंदर लोगों के साथ वाकई में बुरा हुआ है कि हर एक को सेकंड लाइफ चाहिए, और तो हर एक को सेकंड लाइफ मिले भी है युनसुंग की वजह से। बट याद सिर्फ युनसुंग को है, और अब तो युनसुंग के पास एक काफी अच्छा फ्रेंड भी है जिससे उसे रिवेंज लेने में और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। बट युनसुंग ऐसा नहीं करता, वो उसका हाथ अपने कंधे से हटाता और उससे बोलता है कि ऐसा एक्ट मत कर कि हम क्लोज हैं, इसलिए बकवास बंद कर और वैसा ही कर जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं, और ये मेरा मैटर है इसे मैं ही हैंडल करूंगा, अपनी नाक बीच में मत घुसाना। जो सुनकर शिवू उससे बोलता है भाई तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या ये मैटर कितना सीरियस है। एंड वो और आगे कुछ बात कर पाता उससे पहले लंच ब्रेक खत्म हो जाता, जिस वजह से शिवू को वहां से जाना पड़ता है। बट जाते हुए वो युनसुंग से यही बोलता है कि भाई अपने दिमाग में ये बात बिठा लियो कि मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, और वो ये है कि मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। देन वो उसे ये बोलकर चला जाता है कि अब वो उससे नेक्स्ट ब्रेक में मिलेगा। और भाई
मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या इसे भी याद है कि ये रीइंकार्नेटेड होकर आया है, बिकॉज इसने अपनी प्रीवियस लाइफ में बोला था कि अगर उसे एक और लाइफ मिलती है तो वो अपनी उस लाइफ में युनसुंग का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एंड ये इस लाइफ में वैसा ही प्रिटेंड कर रहा है कि ये रीइंकार्नेटेड हुआ है या नहीं हुआ है वो तो अभी हमें नहीं पता है, बट उसके जाते ही अभी हमें युनसुंग से पता चलता है कि आखिर वो उसको खुद से दूर क्यों रख रहा है, बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसके चक्कर में शिबू को भी सफर करना पड़े। और तो गोल्डन सर्कल से निपटते हुए उसको क्या क्या सफर करना पड़ सकता है वो भी अभी युनसुंग को नहीं मालूम, और इसलिए युनसुंग डिसाइड करता है कि वो बस अपनी फैमिली को छोड़कर बाकी सबसे रिश्ते तोड़ देगा, बिकॉज वो अपने इस मैटर में दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, यानी कि सिर्फ वो लोग जो इसके क्लोज हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड ब्रेक लग जाता है, बट सेकंड ब्रेक में शिबू इससे मिलने के लिए नहीं आता है, जो देखकर ये काफी खुश हो रहा होता है कि शायद से शिबू ने गिव अप कर दिया हो, बट ये गलत है। शिबू ने गिव अप नहीं करा होता है, वो यहाँ पर नहीं आ पाया बिकॉज उसने युनसुंग से बात करी थी, जिस वजह से पाक और उसकी गैंग ने उसको दबोच लिया है, और ये बात युनसुंग को अपने क्लासमेट्स के थ्रू पता चलती है। एंड जैसे युनसुंग को पता चलता है कि शिबू मुसीबत में, वो जल्दी से भागता है शिबू को बचाने के लिए। यहीं से हम आते हैं शिबू पर, जहाँ पर जिन्वू उससे बोल रहा था कि मैंने वार्न किया था ना कि युनसुंग से बात नहीं करना है, तो तूने मेरी बात सुनी क्यों नहीं, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तभी शिबू से बोलता भाई तू होता कौन है मुझे बताने वाला कि मुझे किसके साथ बैठना और किसके साथ नहीं। एंड आगे जो शिबू बोलता है भाई मेरा दिल जीत लिया उसने, वो उसे बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता कि तुम लोग युनसुंग को क्यों अरेस्ट कर रहे हो, बट युनसुंग मेरा फ्रेंड है, उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा, इसीलिए सालों आ जाओ तुम सबको एक साथ देख लूंगा। जो सुनकर जिन्वू को काफी गुस्सा आता है, वो इतना बोलता है लुक एट दिस बात, वो अपना सेंटेंस पूरा कर भी नहीं पाता, उससे पहले ही वो उसके मुंह पे लात दे मारता है, जिन्वू सीधा जमीन पर, जो देखकर उसके चेलों की भी पड़ जाती है, सबके साथ उसे ही देखने लगते हैं। जिन्वू भी लाइक अबे सालो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मारो साले को। एंड ये सुनते ही सबके साथ शिवू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक बंदा उसके पीछे से अटैक करने का ट्राई करता है, जिससे शिवू देख लेता है और पीछे के पीछे उसके मुंह पे लात दे मारता है। देन दूसरा बंदा भी उसके पीछे से अटैक करने का ट्राई करता है, एंड शिवू वहीं की वहीं घूमकर एक घुसन उसके मुंह पे भी जमा देता है। एंड इस बीच तीसरा वाला बंदा आकर उसके मुंह पे क्लियर हिट देने में सक्सेस हो जाता है, बट वो पंच शिवू के लिए इनफ नहीं था, और शिवू उस बंदे को एक गंदा वाला अपरकट दे मारता है। और तो फाइट करते हुए भी शिवू बस युनसुंग के बारे में ही सोच रहा होता है कि अगर उसे पता चल गया कि ये उसके लिए इनसे लड़ रहा है तो वो गुस्सा करेगा, बट शिवू ऐसा फ्रेंड नहीं है जो अपने फ्रेंड को इग्नोर करे, इसलिए ही डिसाइड कि भले कुछ भी क्यों ना हो जाए वो युनसुंग का साथ नहीं छोड़ने वाला। भाई देख रहे हो कितना अच्छा फ्रेंड मिला है हमारे लुंडे को, आई विश कि मेरे सब्सक्राइबर्स को भी ऐसा ही फ्रेंड मिले। तो सुन लो सबके सब, अगर तुम्हें ऐसा फ्रेंड चाहिए तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो। खैर इन तीन बंदों को निपटाने का शिवू के पास एक बंदा आकर उसको लात मारकर दूर कर देता है, और तुम जरा देखना इस हरामखोर ने तो उसको मारने के लिए वाइपर ही उठा लिया था। खैर अभी शिवू जिन्वू से जाकर टिकता है, एंड जिन्वू से ओए क्या तूने टाइकोंडो की प्रैक्टिस की है? एंड ये बोलते ही वो उसके मुंह पे गंदा वाला चमाट लगा देता है। भाई ये चमाट इतना गंदा होता है कि शिवू को एक ही चमाट में चक्कर आ जाते हैं। देन जिन्वू दूसरा वाला चमाट प्रिपेयर करते हुए शिवू से बोलता है कि साले तुझे क्या लग रहा था 2-4 मार्शल आर्ट सीख ली तो कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया, अबे तेरे जैसे कितने आए और कितने गए। एंड ये बोलते ही वो शिवू को एक ही चमाट में दीवार से चिपका देता है। देन वो उसे बोलता है कि अब से उसको भी युनसुंग की तरह ही बुली किया जाएगा, भले क्लास में हो, लंच में हो या ब्रेक में हो, ये लोग उसकी पूरी स्कूल लाइफ को हेल बना देंगे। और ये बोलते हुए वो शिवू के मुंह पे बस चमाट ही चमाट मारे जा रहा होता है, साला रुकने का नाम ही नहीं लेता है। वो तो अच्छा है कि तभी वहाँ पर युनसुंग की एंट्री हो जाती है, और अभी युनसुंग जैसे शिवू की यह हालत देखता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। एंड युनसुंग को वहाँ पर देखकर जिन्वू शिवू को छोड़ देता है, और युनसुंग से पूछता हाँ भाई तेरा यहाँ पर कैसे आना हुआ, कुछ कहना है क्या? भाई युनसुंग ये सोच रहा होता है कि वो जिन्वू से फाइट तो करने वाला था, बट इतनी जल्दी नहीं। लेकिन अब अच्छा ही बिकॉज अब युनसुंग को ये देखने का मौका मिल जाएगा कि वो कितना ट्रेन हो चुका है, बट क्योंकि जिन्वू भी एक वेल ट्रेन रेसलर है, इसलिए उससे डायरेक्ट भिड़ना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। इसलिए ही डिसाइड कि वो पहले जिन्वू को थोड़ा मॉक करेगा जिससे उसको गुस्सा है, और वो बिना सोचे समझे इसके ऊपर बस ऐसे ही अटैक करना शुरू कर दे, और होता भी वैसा ही है। युनसुंग उसे थोड़ा मॉक करते हुए बोलता है हाँ भाई मुझे कुछ कहना था, और वो ये कि मैंने सुना था कि तू कुछ बच्चों को पीट रहा था, इसलिए जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत ही फनी लगा कि साला एक मोटा गेंडा जो कि डोरेमोन की तरह दिखता है, बच्चे आखिर उससे पिट कैसे सकते हैं? जो सुनते ही पाक की चटक जाती है साले तू क्या बकवास कर रहा है। देन वो तो थोड़ा और मॉक करते हुए बोलता है साले तू शिवू से जीता बिकॉज तू दूसरों की हेल्प ले रहा था। जो सुनकर इसका और भी दिमाग खराब हो जाता, और ये युनसुंग का एक प्लान था ताकि ये बंदा खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए इससे अकेले फाइट करे, जिससे युनसुंग को इससे निपटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और होता भी यही है, अभी जिन्वू के लोग युनसुंग की ये बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तभी जिन्वू उन सबको शांत करते हुए बोलता है कि मैं इससे अकेला फाइट करूंगा, एंड ये बोलते ही वो अकेला युनसुंग को मारने के लिए बढ़ता है। जैसे ये युनसुंग के क्लोज इन करता है, युनसुंग उसके मुंह पे एक जेब दे मारता है और उसको फिर से मॉक करता है, ये बोलकर कि क्या हुआ भाई बस ये जो तू कर सकता था। जो सुनकर इसका और भी दिमाग सनक जाता है, और ये युनसुंग के ऊपर पागलों की तरह अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एंड जैसे ये युनसुंग के क्लोज आता है, युनसुंग इसके मुंह पे एक और घुसन दे मारता, फिर एक और घुसन, देन उसके पेट में मुक्का मारकर उसको पीछे कर देता है। और साला इस मोटी चमड़ी को युनसुंग के इन अटैक से ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं होता है, इसीलिए फिर युनसुंग इसके मुंह पे एक अपर कट मारकर इसका बैलेंस बिगाड़ता है, देन इमीडिएटली उसके मुंह पे लात मारकर उसको जमीन में चिपका देता है। और अब युनसुंग डिसाइड कि अब वो इसकी ऐसी हालत कर देगा जिससे उसके सामने कभी खड़ा ही ना हो पाए, इसीलिए वो उसके मुंह पे बस लातों की बारिश कर देता है, जो देखकर उसके लोंडों की फड़ी आती है। और एक पल के लिए तो लग रहा होता है कि जिन्वू मर ही गया था, बट तभी जिन्वू उसका पैर पकड़कर उससे रुकने के लिए भीख मांगने लगता है। युनसुंग उसकी कॉलर पकड़ता और उससे बोलता है ओए सुन
फिर से बोलना, क्या तुझे लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? चल बोल फिर से, वो भी सबके सामने। जो सुनते ही जिन के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, अरे भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैंने ये सब जिन के कहने पे किया था, मैं मानता हूँ भाई मैं ना हरा पाने वाला, तो जा मुझे माफ कर दे भाई प्लीज। ले भाई मैं प्रॉमिस भी करता हूँ कि मैं आगे से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करने वाला। एंड फिर ये सुनते ही उसको छोड़ देता है। वो सबसे बोलता है कि आखिरी वार्निंग है ये तुम्हारी, अगर तुम में से किसी ने भी किन सिन्बू की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। एंड फिर भले वो कहीं पर भी क्यों ना छुप जाए, मैं उसे दुनिया के हर कोने में से निकाल कर उसको मार दूंगा। और ये बोलते ही वो जिन्वो के मुंह पे एक और लात दे मारता है। और अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई इसने तो भाई किन सिन्बू बोला है जबकि उसका नाम तो सिबू है। तो गाइस देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये राइटर की गलती तो होगी नहीं कि उसने किन सिन्बू कर दिया। मे भी ये हो सकता है कि हरामखोर को उसका नाम ही मालूम ना हो, बिकॉज जब ये बंदा ये भूल सकता है कि उसका एक बचपन का दोस्त भी है, तो उसका नाम भूल ले हरामखोर के लिए कौन सी बड़ी बात है। खैर इसके बाद युनसुंग सिबू को इन्फार्मरी में लेकर जाता, और हाँ मैं इसको इन्फार्मरी ही बोलता हूँ। अभी युनसुंग सिबू को समझा रहा होता है कि अगर उसे आज जैसे एक्सपीरियंस फिर से नहीं करना है तो उसके मैटर्स में इन्वॉल्व होना बंद करे। तभी सिबू उसको थोड़ा टीज करने लगता है। वो सब बोलता है कि जब मैं अनकॉन्शियस होने वाला था तब मैंने तुझे देखा, एंड मुझे पता है कि तू मुझे वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आया था ना, तो अब तू ही बता मैं आखिर ऐसे फ्रेंड को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। आगे वो सब बोलता है भाई मुझे नहीं पता कि तुझे क्या हुआ है, बट हम फ्रेंड्स हैं और ये फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होने वाला, और इसीलिए तू अपन दोनों के बीच में वो लाइन खींचना बंद करके हम दोनों एक दूसरे को जानती ना हो। एंड आगे की लाइन बोलकर ये बंदा मुझे फिर से इंप्रेस कर देता है। वो युनसुंग को बोलता है कि आज जो हुआ अगर वो कल को फिर से रिपीट होता भी है ना तब भी तेरे लिए खड़ा रहूंगा। देन युनसुंग उसका हाथ छुड़ाकर उससे बोलता है कि भाई तुझे क्या लग रहा है ये कोइंसिडेंस था कि मैं जिन्वो और उसकी गैंग से लड़ा। देन वो उसे बताता है कि फाइट स्टार्ट करने वाले वो लोग नहीं थे बल्कि ये था, बिकॉज इसकी नजरों में वो लोग मरना ही डिजर्व करते हैं, और ये सब बस इसकी शुरुआत है। जो सुनकर सिबू एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये क्या बोल रहा है। देन युनसुंग उसे बताता है कि उसका गोल है उन सभी गैंगस्टर को खून के आंसू रुलाना, भले उसके लिए उसको अपना सब कुछ ही दाव पर क्यों ना लगाना पड़े। सिबू उससे पूछता भाई ये तू क्या कह रहा है। तब युनसुंग उसका मुंह बंद कर बोलता है साले बस तू सुन। आगे युनसुंग उसे बताता है कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जो कि मैं तुझे नहीं बता सकता, तो डिल्यूजनल होना बंद कर, बिकॉज ये सब कुछ मैंने अपने रिवेंज के लिए किया था, इसीलिए अगर तू मेरे साथ रहता है तो आज जो हुआ है वो कल को फिर से होगा, और तू उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, और उसे हैंडल करना तो दूर की बात तू तो जिन्वो तक को हैंडल नहीं कर पाया। देख भाई सिबू मैं मानता हूँ कि तू मेरा फ्रेंड है, बट अब मैं वो युनसुंग नहीं रहा जिसे तू जानता था, इसीलिए आज से तू जो भी मेरे बारे में सुनता है नो मैटर व्हाट जस्ट डोंट गेट इन्वॉल्व्ड, बिकॉज वो सब तू कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगा। और तो युनसुंग ये सब बस इसलिए कर रहा है बिकॉज वो उसको सेफ रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसके फ्रेंड को भी कुछ हो, इसीलिए ये बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये सुनने के बाद सिबू को काफी बुरा लगता है, इस बात का नहीं कि युनसुंग ने उससे ये सब बोला, बल्कि इस बात का कि उसके फ्रेंड के ऊपर क्या बीत रही है उसको ही नहीं मालूम। देन हम देखते हैं युनसुंग को जो कि इस वक्त कहीं पर भी नहीं गया होता है, बल्कि वो तो इन्फार्मरी के बाहर खड़े होकर सिबू को अपने दिल में थैंक्स बोल रहा होता है, बिकॉज उसने उसको अपना फ्रेंड समझा और वो उसके लिए लड़ा। देन यहीं से सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं शिन पर जो कि इस वक्त काफी खुश हो रहा होता है, बिकॉज उसे बस लोगों को हरेस करने पर इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। इवन वो तो ये तक सोच रहा होता है कि अब वो अपने कमीशन की भी बात कर ही ले, और तो लोंडा ये भी सोच रहा होता है कि उसको थोड़े और कनेक्शन बना लेना चाहिए ताकि उसकी थोड़ी और अर्निंग हो, और साथ ही हो सकता है कि उसके ग्रेजुएट होने के बाद वो गोल्डन सर्कल का दलाल भी बन जाए। मुझे पता है वहां पर ब्रोकर लिखा है, बट इन लोगों के लिए दलाल बोलना थोड़ा अच्छा वर्ड लगता है मुझे। खैर अभी हम देखते हैं कि इसके रंग में वंग डालने के लिए वहां पर युनसुंग आ गया होता है। वो जेदी क्लास का गेट खोलता शिन भी लाइक अबे कौन है जिसने गेट खोला। देन युनसुंग कि जिस हरामखोर का नाम शिन है क्या वो तू है। जो सुनकर शिन एकदम से भड़क जाता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हरामखोर बोलने की। एंड युनसुंग सेज बिकॉज़ तू है हरामखोर, जिसका शिन का मत्था और भी ज्यादा सटक जाता है, बट वो इसके आगे कुछ रिएक्ट कर पाता। उससे पहले युनसुंग आकर उसके मुंह पे लात दे मारता और तो शिन उसको ब्लॉक कर लेता है और उसे पूछता साले तू करना क्या चाह रहा है, पागल हो गया है क्या। बट युनसुंग इस वक्त बातों के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए वो शिन को और कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता और उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करे जा रहा होता है। एंड शिन भी भाई वो उसके अटैक्स को हंसते हंसते ब्लॉक कर रहा होता है, और तो उसको समझ में भी आ जाता है कि इसने अभी अभी सीखना शुरू करा है, इसीलिए इसकी पंचेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने होना चाहिए। बट ये युनसुंग की एक ट्रिक थी, वही वाली ट्रिक जो डूचुल ने उसके ऊपर यूज करी थी कि दिखाना कुछ और है और करना कुछ और इसीलिए अब युनसुंग उसको दिखाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। युनसुंग एक गंदा वाला घुसन शिन के सीधा पेट में घुसा देता है जिससे शिन की हालत खराब। वो उसे बताता है कि मैं हूँ वो युनसुंग जिसको तू ढूंढ रहा था। देन शिन आस्क कि भाई वो तो ठीक है बट तू यहाँ पर आया क्यों है। एंड युनसुंग जवाब में उसके मुंह पे चेयर मार देता है और तो शिन उसको थोड़ा सा ब्लॉक कर लेता है बट उसको डैमेज पहुंचता है, जिस वजह से शिन उससे बोलता है साले तू पागल होगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चेयर से मारने की। बट युनसुंग वो बंदा कुछ आंसर नहीं करता और उल्टा चेयर फेंक कर ही मार देता है, ये ले। और तो शिन उससे बच जाता है। बट ये युनसुंग की चाल थी उसका ध्यान बटाने की, क्योंकि अगले ही मोमेंट पे वो शिन के ऊपर एक जोरदार पंच थ्रो करता है जिसे शिन हंसते हुए पकड़ लेता है। देन शिन एक पंच प्रिपेयर करते हुए बोलता है बेटा तू तो आज मरा। देन शिन उसे दिखाता है कि वो उसके फेस पे पंच मारेगा, जो देखकर युनसुंग अपने फेस को ब्लॉक करने लगता है, बट शिन उसके पेट में घुसन मार देता है। एंड उसे बताता है कि बेटा सिर्फ तुझे ये ट्रिक करना नहीं आता, मुझे भी आता है। और क्यों ना आएगा भाई, वो एक वेल ट्रेन्ड फाइटर है। और अभी शिन के पंच से युनसुंग को काफी दर्द हुआ होता है, बट उतना नहीं जितना उसको डूचुल के टाइम पर हुआ था, बिकॉज़ वो डूचुल एक प्रोफेशनल फाइटर है और ये ठहरे अंजर पंजर फाइटर, और इसलिए
इसीलिए इस वक्त शिन जितने भी अटैक उसके ऊपर कर रहा होता है वो उन सभी को हैंडल कर पा रहा होता है। और अभी युनसुंग बता रहा होता है कि उसे पहले से ही मालूम था कि जब वो शिन से फाइट करने आएगा तो उसकी बैंड बजेगी। अभी शिन युनसुंग को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है, वो युनसुंग को मौका ही नहीं दे रहा होता है कुछ करने का। युनसुंग डिसाइड कि उसे कैसे भी करके रिस्क लेकर एक मूव तो यूज करना ही होगा। एंड जैसे वो देखता है कि शिन अब किक मारने वाला, उसे वो मौका मिल जाता है। एंड फिर वो जल्दी से उसकी लात पकड़कर उसको उठाकर सीधा खिड़की के बाहर फेंक देता है ऑलमोस्ट, बिकॉज़ शिन ने एंड मोमेंट पर अपने हाथों से विंडो को पकड़ लिया होता है एंड खुद को गिरने से रोक लेता है। शिन से बोलता है साले पागल हो गया है क्या, आखिर तू करना क्या चाहता है? एंड युनसुंग से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस मैटर को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ, हम में से किसी एक को मार कर। बट वो मार पाता उससे पहले ही हराम को टीचर आकर उसको पकड़ लेते हैं और उसे वहां से ले जाने लगते हैं। बट जाने से पहले युनसुंग उससे बोलता है कि साले हराम खोर, तुझे क्या लगता है ये सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, तूने मेरे फ्रेंड पर हाथ उठाया था, इसलिए या तो तू मरेगा या मैं, एंड ये सब कुछ भी तभी खत्म होगा। जस्ट वेट, आई स्वेयर, मुझे जब भी मौका मिलेगा तुझे चेयर से मारने के लिए मैं मारूंगा। अगर तुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं तुझे करके दिखाऊंगा। देन वो टीचर्स लोग उसको वहां से ले जाते हैं। तभी शिन का एक चेला आकर उससे पूछता भाई आप ठीक तो हो ना? शिन आस्क कि तू क्यों पूछ रहा है इस बारे में, क्या तूने देखा नहीं कि मैं उसे मार रहा था, वो मुझे नहीं। जो सुनकर वो सॉरी बोलता है कि भाई मैंने देखा था बट आपकी पीठ ठीक नहीं है। वेल क्या हुआ इसकी पीठ को, ये बिकॉज जब युनसुंग ने इसको विंडो से बाहर फेंकने का ट्राई करा था तब विंडो क्लोज थी, जिस वजह से विंडो के टूटे हुए टुकड़े इसके पीठ में घुस गए। खैर इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो हराम को टीचर आकर देख रहा होता है कि युनसुंग ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक तबाही मचा दी है, बिकॉज वो उस जगह पर गया होता है जहाँ पर जिनवो और युनसुंग की फाइट हुई थी। एंड वो देख रहा होता है कि उस जगह पर बस खून ही खून पड़ा हुआ है। व्हाट द हेल, भाई मुझे अच्छे से याद है इतनी खतरनाक फाइट थोड़ी ना हुई थी। खैर ये देखने के बाद ये हराम को सोच रहा होता है भाई हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा युनसुंग का, वरना हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। अच्छा भी ने तूने तब तो ये नहीं सोचा जब युनसुंग को रूफटॉप से फेंका गया था? खैर अभी ये सोच रहा होता है कि अगर ये बात प्रिंसिपल को जाकर बताई भी जाए तो वो इग्नोर कर देगा, बिकॉज इसके बदले में म्यूजियम कंस्ट्रक्शन उसके स्कूल को स्पॉन्सर कर देगी। एंड होता भी वही है, ये जैसे जाकर प्रिंसिपल को ये सब बताता है वो भी बोल देता भाई इग्नोर कर यार ये सब चीजों को। जो सुनते ही एकदम तो शॉक्ड हो जाता है जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई। ये प्रिंसिपल से पूछता है आप कहना क्या चाह रहे हैं? देन ही सेज मैंने कहा इग्नोर मार यार इन सबको। देन ये टीचर को बताता है कि आखिर ये सब करने को क्यों बोल रहा है, बिकॉज इसके फ्रेंड के थ्रू उसको पता चला है कि म्यूजियम कंस्ट्रक्शन की सक्सेसर की रेस में उसका बड़ा बेटा अचानक से ऊपर उठ गया है और अगर ऐसा है तो गो चेंगी जीतेगा, और अगर वो चेयरमैन बन गया तो उसने प्रॉमिस किया था कि वो इनके स्कूल को स्पॉन्सर भी कर देगा। इवन उसने इनको ये तक प्रॉमिस किया था कि वो इनको काफी बड़ा डोनेशन भी देगा। और बस यही वजह है कि ये हराम को इसको अपना मुंह बंद रखने के लिए बोल रहा है। आगे ये सब बोलता है कि ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब युनसुंग यहाँ से बिना किसी दिक्कत के अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेता है। इसलिए जब तक यहाँ पर युनसुंग जो कुछ भी करता है ये उन सब चीजों को कवर कर देंगे, यानी कि कल को अगर युनसुंग किसी को जान से मार भी देता है तो ये उसे भी दबा देंगे। बट प्रिंसिपल को मालूम है कि इस हरामखोर का इन सबसे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए फिर वो टीचर को भी लालच देता है। वो सब बड़े ही प्यार से बोलता है यार मैं तुझे ये सारा काम बिना किसी प्राइस के नहीं करने दूंगा, तुझे परफॉर्मेंस बोनस इवन स्पेशल बेनिफिट भी एज अ प्रायोरिटी दिए जाएंगे। और तो हमारे स्पॉन्सर ने भी मुझे बताया है कि म्यूजियम कंस्ट्रक्शन का जो अपकमिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी एक कपल स्पॉट सेव करके रखा है। और वैसे भी आजकल रियल एस्टेट को ज्यादा ही ऊपर नहीं उठ रहा है, तुझे अपनी वाइफ से अलग एक अपार्टमेंट मिल जाएगा और क्या चाहिए। ओ माय गॉड, मतलब इस बंदे को पता है कि इसका इंग्लिश टीचर के साथ अफेयर चल रहा है। ओ भाई आगे ये सब बोलता है कि अगर तुझे ये सब चाहिए तो बस वही कर जो तू अब तक करता आया। ओ भाई साहब, मतलब ये हरामखोर को ये भी मालूम था कि ये साला टीचर पाक और उसकी गैंग की करतूतें छुपाता आया है। भाई मतलब इस हरामखोर बुड्ढे को और क्या क्या मालूम है। फिर आगे ये सब बोलता है कि अगर तो ये सब चाहिए तो बस युनसुंग का ख्याल रखना। और बस भाई हो गया। ये सुनने के बाद तो ये बंदा अपना ईमान बेच का है। ये साला बड़े खुशी से बोलता है अरे सर क्या बात करो, आज से मैं अपना बेस्ट दूंगा ये सब करने के लिए, आप टेंशन मत लीजिए, आज से युनसुंग का ख्याल मैं रखूंगा, प्रॉमिस। जो सुनकर प्रिंसिपल भी लाइक भाई तू है सच में काबिल, और अब क्योंकि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार है तो तू मुझे अपना बड़ा भाई समझ। और बस ये सुनना ही थी कि अरे सर अब से तो मैं आपको बड़ा भाई मानूंगा अपना, मैं आपकी हेल्प करूंगा इस स्कूल को कोरिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल बनाने में। सर आप बनेंगे फ्यूचर में डायसन के लेजेंड मेरे बड़े भाई आप। जो सुनने के प्रिंसिपल भी लाइक अरे पगले रुलाएगा क्या, ठीक है तो आज से युनसुंग की करतूतों को तू हैंडल करेगा। तो भाई तुमने देख लिया होगा कि दो हरामखोर एक साथ कितने अच्छे दिखते हैं। फिर आगे ये उससे बोलता है कि अगर युनसुंग एक बार यहाँ से ग्रेजुएट कर भी लेता है तो फिर म्यूजियम कंस्ट्रक्शन का हाथ हमारे पीछे हमेशा बना रहेगा, एंड इस मिशन के लिए मुझे प्रोफेशनल की जरूरत है जो कि तू है। वेल अभी ये दोनों युनसुंग को बचाने के मिशन में लगे होते हैं, एंड तभी वहाँ पर एक टीचर आकर उनसे बोलता है युनसुंग की कुटाई हो गई है। जो सुनते ही ये दोनों फट पड़ते हैं, साला पता कौन था वो हरामखोर, एंड वो हरामखोर कौन होता है, शिन। वेल अब तुम लोग सोच रहे होगे कि शिन ने उसको बाद में जाकर मारा होगा, नहीं, वो टीचर उसी फाइट की बात कर रहा था जिसमें शिन ऊपर से नीचे गिरते गिरते बच गया। एंड मेरी प्रिंसिपल ने ये बात सारे टीचर्स को बोल दी होंगी कि अगर युनसुंग को कुछ भी होता है तो आकर बताएं, एंड इसलिए उस टीचर ने आकर ये बताया कि युनसुंग को चोट लगी ना कि शिन को। खैर शिन की ये हरकतों की वजह से ये लोग शिन को ऑफिस में बुला लेते हैं। शिन यहाँ पर बता रहा होता सर मैं तो इनोसेंट था, वो था जिसने मुझे मारा, तो आखिर यहाँ पर सिर्फ मुझे क्यों बुलाया गया है। तभी प्रिंसिपल उससे बोलता है बेटा शिन तू थर्ड ईयर का स्टूडेंट है और मैंने सुना है कि तूने मिक्स मार्शल आर्ट भी सीखे, तो अब जरा सोच तेरे जैसा थर्ड ईयर का
का स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को मारेगा तो कैसा लगेगा? कि तुझे लगता है तूने जो किया वो सही था? देखो भाई सीधी बात है कि इस वक्त शिन फंस चुका है। ये दोनों हरामखोर उसकी एक बात ना सुनने वाले, और अभी क्योंकि प्रिंसिपल ने इस टीचर को अपना छोटा भाई बना लिया है इसीलिए ये थोड़ा ओवर होकर बात करने लगता है। अभी टीचर शिन से बोल रहा होता है, अबे साले हरामखोर तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं है कि तू हर रोज बच्चों को पीटता रहता है? जैसे कहा प्रिंसिपल भी लाइक टीचर थोड़ा अपने वर्ड्स को देखिए। जिस वजह से टीचर उनको सॉरी तो बोलता है बट वो खुद के वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वो प्रिंसिपल से बोलता है सर आपको पता नहीं है ये साला एहोल बिना किसी रीजन के किसी को भी पीट देता है। जिसने का सिन पड़ता है कि भाई वो मैं था जो मरते मरते बचा एंड इसके मेरे पास विटनेसेस तक हैं। तभी टीचर उसके कंधे पे हाथ रखकर उससे बोलता है कि बेटा यही तो बात है, विटनेसेस तो हर जगह होते हैं बट प्रॉब्लम ये है कि हम उन पर यकीन कर सकते हैं। एक काम कर जा बाहर, भले तू एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनकर जाए या हरामखोर जो तू है एंड लेकर आ तेरे विटनेसेस को, जरा हम भी तो देखें कि वो कौन है जो तेरी हेल्प करेगा। जो सुनते ही इन टीचर के सामने ही गाली बक देता है, जिस वजह से टीचर उसकी कॉलर पकड़ लेता है, साले तू गाली किसे दे रहा है? अपनी जबान संभाल कर, अगर तू एडमिट नहीं करता है कि तूने गलत किया है और वही करता है जो तू करता आ रहा है तो मैं तुझे बहुत ही बदतर पनिशमेंट दूंगा, समझा? अब मैं तो उससे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ क्या तू अपना क्राइम कन्फेस करता है? एंड अब यहाँ पर थोड़ा सा नरेटर अपनी तरफ से बोलते हैं कि शिन अपनी लाइफ में पहली बार कुछ नया बट फेमिलियर फील करता है एंड वो ये है कि इस वक्त जो उसके सामने दो हरामखोर हैं वो भी बिल्कुल उसी की ही तरह हैं, यानी कि लालची और एक नंबर के कमीने। एंड इसीलिए उसे रियलाइज हो गया है कि युनसुंग से पंगा लेना किसी पागल कुत्ते को डिसिप्लिन सिखाने जैसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि बहुत मुश्किल है। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, नरेटर के। खैर इसके बाद ना चाहते हुए शिन कन्फेस कर लेता है कि ये उसी की गलती थी एंड मन ही मन में वो टीचर को गाली बक रहा होता है कि साले ये उसके साइड चला गया। खैर कन्फेस करने के बाद वो वहां से चला जाता है और जाते हुए वो यही सोच रहा होता है कि जब तक वो खुद ग्रेजुएट नहीं हो जाता उसे इन सब मुसीबतों में नहीं पड़ना है, और इसीलिए वो युनसुंग से निपटने के लिए किसी और को कॉल लगाता है। देन हम आते हैं उसी बंदे पर जिसको शिन ने कॉल लगाया होता है, और इस वक्त वो युनसुंग की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ रहा होता है, जिस वजह से सब कुछ मालूम है कि युनसुंग के पीछे म्यूजियम कंस्ट्रक्शन है एंड जिन लोगों ने उससे पंगा लिया था उनको स्कूल से निकाल दिया गया है, और इसी वजह से अब टीचर और प्रिंसिपल खुद उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड अब हमें पता चलता है कि ये बंदा गोल्डन सर्कल का एक दलाल है, इसीलिए अब इसको प्रॉब्लम हो रही होती है बिकॉज अगर इसका मिशन फेल होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होगी। मिशन यानी कि वही युनसुंग को रास्ते से हटाना जो कि शिन के हाथ में था एंड शिन जो है इसी के अंडर आता है। खैर क्योंकि इसको टेंशन है कि अगर ये फेल हो गया तो गोल्डन सर्कल इन्हें माफ नहीं करेगी, इस वजह से अब ये खुद इस प्रॉब्लम को पर्सनली सोल्व करने वाला है। एंड अब जाकर हमें इस बंदे का नाम पता चलता है किंग टाइगू एंड ये गोल्डन सर्कल का एक रीजनल ब्रोकर है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है और अब हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल असल में इसका अंकल है, और तो इसे अच्छे से मालूम है कि इसका अंकल कैसा बंदा है। खैर अभी ये अपने अंकल से पूछ रहा होता है कि मैंने सुना है कि आपने शिन के साथ अन्याय करा है, जो सुनकर प्रिंसिपल से पूछता क्या मतलब है मैंने अन्याय करा है, हमारे यहाँ ऐसी चीजें नहीं होती हैं। एंड ये बात इसको ऑलरेडी पता थी कि ये ऐसे ही बोलेगा, इसलिए फिर ये उससे पूछता है कि मैंने सुना है कुछ दिनों पहले कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था कि 4 स्टूडेंट एकदम से हॉस्पिटल पहुंच गए और उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया, बट जिसने अटैक किया था उसको तो आपने बस छोटी मोटी पनिशमेंट दी और जाने दिया, जबकि इस हरकत के पीछे तो उसे जेल जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस स्टूडेंट युनसुंग को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं? एंड अगर ये है तो मैं इस बात को इससे नहीं जाने दूंगा अंकल। जो सुनने के बाद प्रिंसिपल से हंसते हुए बोलता अरे यार क्या बात कर रहा है, जब तू डायसन में तो ऐसा बिहेव करना जैसे तू डायसन का ही बंदा हो। देन आगे वो उसे बताता है कि हमने ये सब क्रिमिनल केस तक इसलिए नहीं पहुंचने दिया बिकॉज हम हमारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और वैसे भी हमने ऑलरेडी इस बारे में पुलिस से बात कर ली है, तो तू जो चाहे वो कर सकता है। जो सुनने के बाद इसे लग रहा होता है इसका अंकल शायद से ऐसे ही बड़बड़ा रहा है, इसलिए फिर उससे बोलता आर यू श्योर अबाउट दैट, बिकॉज मैं ऐसा सच में करने वाला हूँ। सुनने के बाद प्रिंसिपल एक स्माइल करते हुए बोलता है देख भाई मुझे नहीं पता तू क्या प्लानिंग कर रहा है, बट इस जगह पर ये सब काम नहीं करने वाला। एंड ये आराम को झूठ नहीं बोल रहा है बिकॉज इसके बाद टाइगो पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी कंप्लेंट करने का ट्राई करता है एंड पुलिस वाला भी भाई उसकी बातों को सीरियस ले ही नहीं रहा होता है। उससे बोल रहा होता है अरे भाई वो जो केस था ना वो असल में सेल्फ डिफेंस का केस था, और वैसे भी हम उसके अंदर और ज्यादा छानबीन करते, बट फिर हमें समझ में आया यार इससे तो एक स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और वैसे भी अगर हम युनसुंग को पनिश करते हैं तो उससे पहले हमें उस शिन को कस्टडी में लेना पड़ेगा। एंड जैसे टाइगो पुलिस वाले की ऐसी बातें सुनता वो चिल्ला पड़ता है कि भाई यही तो रीजन है कि लोग पुलिस वालों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। देन वो पुलिस वालों को ही धमकाने लगता है कि अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया तो मैं इस बारे में सब कुछ पब्लिश कर दूंगा। एंड आपको तो पता ही होगा कि आजकल का इंटरनेट कितना खतरनाक हो चुका है। सुनकर पुलिस वाला बोलता अच्छा ऐसा है क्या? बेटा सुन ये डायसन है तेरा सियोल नहीं, तुझे जो पब्लिश करना है कर, ये सब कुछ ही शांत हो जाएगा अगर मैं वेकेशन पे चला गया तो। यानी कि ये सब बोल रहा है कि अगर ये सब कुछ पब्लिश कर भी देता है तो ये सबसे बोल देगा भाई मैं तो वेकेशन पे गया था मुझे क्या मालूम क्या हुआ। एंड पुलिस प्रूफ मांगती है और वो ये कहां से ला कर देगा। खैर पुलिस वाले की ये बातें सुनकर इसका दिमाग खराब हो जाता है कि साला आखिर इस जगह को हुआ क्या है। खैर इसके बाद ये यहाँ से निकल जाता है और कॉल पर किसी को बता रहा होता है कि इस जगह पर सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, और यही वजह है कि ओडाई हुआंग इतना कॉन्फिडेंस था यानी कि प्रिंसिपल। अब क्योंकि पुलिस स्टेशन में तो इसकी चलती नहीं है इसीलिए फिर वो कमिश्नर के पास जाने का ट्राई करता है। एंड वो जैसे कमिश्नर के पास जाता है वो देखता है कि प्रिंसिपल तो ऑलरेडी उसके साथ कंचे खेल रहा है। देखो गाइस मुझे ब्लेम मत करना, मैं नहीं जानता इस गेम को क्या बोलते हैं। खैर टाइगो कमिश्नर को लालच देने का
का भी ट्राई करता है एंड आई डोंट नो ये क्या है, शायद से गोल्ड कॉइंस हैं, बट फिर भी कमिश्नर उसके ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। उसको समझ में आ जाता है कि प्रिंसिपल बेटा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। खैर अभी से समझ में आ जाता है कि ना इसकी न्यूज में चलने वाली है ना पुलिस में, और इसीलिए अब इसका दिमाग खराब हो रहा होता है कि अब ये क्या करे। बिकॉज़ अगर ये फेल हो जाता है यानी ऐसे ही चला जाता है तो फिर गोल्डन सर्कल इसकी जगह किसी और को भेज देगी, एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर बाय बाय टाइगू। और यही सोच सोच के इसका दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है। देन काफी सोचने के बाद ये क्या करता है, ये पूरा की पूरा ब्लेम शिन के ऊपर डाल देता है। ये शिन से बोलता है साले गोल्डन सर्कल को क्या तूने मजाक समझ रखा है, हमेशा छोटे मोटे काम नहीं करते। शिन उससे रिक्वेस्ट भी करता कि भाई मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बट वो ना सुनता, वो उससे ही बोल देता बेटा अपना काम खुद कर। और वैसे भी किसने बोला था उससे युनसुंग से फाइट लेने के लिए, तुझे तो उसके ग्रेड्स गिराने के लिए कहा गया था ना। तो यानी कि हमने जो युनसुंग की फाइल इसके हाथ में देखी थी वो इसके पास इसीलिए थी, जो कोई भी अगर इनके मेंबर से टॉप पर बैठा होता है तो इन लोगों के पास उनकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, एंड फिर ये लोग भेजते किसी बुली को उसके ग्रेड्स गिराने के लिए या फिर खत्म करने को। फिर आगे शिन से बोलता है कि तुझे उसके ग्रेड्स गिराने के लिए जो बन पड़े वो कर, और तो मुझे पता है कि टीचर्स भी उसी की साइड है, बट वो सब कुछ कवर नहीं कर सकते। इसकी बातें सुनकर शिन का दिमाग खराब हो रहा था। वो अपने मन में बोल रहा था साला पहले तो मेरी हेल्प करने के लिए बोल रहा था, अब बात है ये हेल्प करने की तो साला पतली गली से निकल रहा है। देन ताइगू उससे आगे बोलता है कि शिन मेरे बच्चे मेरी बात सुन, गोल्डन सर्कल में फेलियर्स के लिए कोई जगह नहीं है, और इसीलिए अगर तू फेल हो गया या फिर तूने मिशन से गिव अप कर दिया, मैं सिर्फ युनसुंग को ही नहीं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, एंड यही है गोल्डन सर्कल, इसीलिए जो भी हो जाए तुझे सक्सेस होना होगा। एंड ये बोलते टाइगू फोन काट देता और अब शिन को समझ में आ जाता है कि अब उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आने वाला। अभी शिन यही सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या करे, बट तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, मैंने तुझसे कहा था ना कि वॉच योर बैक, एंड हम देखते हैं कि युनसुंग उसके पीछे पत्थर लेकर खड़ा होता है, मतलब समझ लो ही इज डन फॉर। खैर अभी युनसुंग इसके साथ क्या करता है वो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बट अभी के लिए हम आते हैं नेक्स्ट डे स्कूल में, जहाँ पर शिन कुछ ऐसी हालत लेकर बैठा होता है जिस वजह से सभी स्टूडेंट आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि इसको युनसुंग ने पीटा है, और इसी वजह से क्लास के अंदर युनसुंग का डर थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। खैर तो युनसुंग ने इसके साथ क्या किया था हम वापस आते हैं उसी रात में। हम देखते हैं कि युनसुंग को अपने पास देखकर शिन उसको मारने का ट्राई करता है, बट तभी युनसुंग उससे बोलता है अरे भाई तुझे क्या कमीशन अपनी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनते शिन अपना हाथ एकदम से रोक लेता है। युनसुंग से इसकी मैंने सुना है कि तेरा ब्रोकर प्रिंसिपल से जाग कर मिला था, और जब वो कुछ नहीं कर पाया तो तू क्या कर लेगा। तुझे पता है ना कि मेरा गार्डियन म्यूजियम कंस्ट्रक्शन का बड़ा बेटा है, इसीलिए ये मत समझना कि मुझसे पंगा लेने का मतलब तुम्हें सिर्फ स्कूल से निकाला जाएगा। जो तूने किया है उसके लिए मैं तुझे क्रिमिनल कोर्ट तक घसीट कर लेकर जाऊंगा। एंड आगे युनसुंग सिर्फ उसको बताता नहीं है बल्कि उसको फील करवाता है। वो सब बोलता है बेटा तू जब भी प्रिजन के बाहर आएगा ना म्यूजियम कंस्ट्रक्शन के लोग तेरा वेट कर रहे होंगे, वो लोग वो सब कुछ करेंगे जिससे तू डायसन में कभी वापस भी ना आ पाए। जो सुनने के शिन के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। युनसुंग उससे बोलता है कि बेटा मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगा कि तुझे इंसानों जैसी जिंदगी जीने के लिए ये जगह छोड़ना पड़ जाएगी, तो फिर सोच ले अगर तू ऐसा करता है तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये सुनने के शिन उससे पूछता है भाई आखिर तुम मुझसे चाहता क्या है, और ये बंदा इतना डर जाता है कि डर के मारे अपने आप ही गिर जाता है। देन युनसुंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे उन सबको खत्म करना जो भी मुझसे पंगा ले, इसीलिए अगर तू नॉर्मली स्कूल को अटेंड करना चाहता है कि तू बिल्कुल इंसान की तरह जिए, तो आज से तुझे वही सब झेलना पड़ेगा जो तेरे विक्टिम्स ने झेला था। और ये बोलते ही वो शिन का भूत बना देता है। वो शिन को इतनी बदतर तरीके से मारता है कि शिन को अभी भी वही सब याद कर करके दर्द हो रहा होता है। एंड अब शिन यही सोच रहा होता है कि युनसुंग उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो जब चाहे उसको पीट सकता है, बट जो रियल प्रॉब्लम है वो है म्यूजियम कंस्ट्रक्शन का बड़ा बेटा गोचेंग। तो इसीलिए अब शिन उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और जो वो बोलेगा वो उसको करना होगा। बट शिन ऐसे ही नहीं बैठ सकता, उसको युनसुंग का कुछ तो करना होगा, बिकॉज अगर उसने युनसुंग का कुछ नहीं करा तो गोल्डन सर्कल उसको नहीं छोड़ेगी। एंड गाइस सॉरी फॉर दिस, बिकॉज मेरे मुंह से बस गोल्डन सर्कल निकल रहा है बार बार, और मैं बड़ी मुश्किल से सर्कल निकाल पा रहा हूँ, जिस वजह से कई जगहों पर तो मुझे बार बार रिकॉर्ड करना पड़ा इस सर्कल वाला सीन। खैर कोई ना यार, बोलने से आदत बनती है। खैर तो अब सिन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, और चक्कर में वो पागल हुआ जा रहा होता है, बिकॉज एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई। और कहना गलत नहीं होगा कि इसका हाल भी इस वक्त टीचर की तरह ही हो गया है, जैसे लास्ट पार्ट में वो टीचर का हाल हो गया था ना, बिल्कुल वैसा ही। इसलिए शिन अभी बस यही विश कर रहा होता है कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए और बस बिना कुछ किए युनसुंग के ग्रेड गिर जाए, बिकॉज अब बस यही एक तरीका है जिससे ये बच सकता है। एंड वही युनसुंग सोच रहा होता है कि एक बार जल्दी से एग्जाम खत्म हो जाए और उसके ग्रेड्स अच्छे आ जाए। इससे क्या होगा, गोल्डन सर्कल भड़क उठेगा, उसको मिर्चियां लग जाएंगी नीचे से। यानी कि युनसुंग चाहता है कि एक तो शिन हो गया, दूसरा बंदा वो जिसने युनसुंग के ग्रेड्स को गिरवाने का ठेका लेकर रखा है, एंड तीसरा वो जिसने उसको ये ठेका देकर रखा है, यानी जो चाहता है कि युनसुंग के ग्रेड्स कम हो जाएं। इन सभी के इरादों पर युनसुंग को पानी फेरना है, और युनसुंग को लग रहा होता है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसीलिए अब आने वाले 1000 दिनों में भी कोई उसको हाथ नहीं लगा पाएगा, यानी कि 3 सालों में। एंड अब बस उसे ये एग्जाम क्लियर करना है, बिकॉज ये एग्जाम उसके मकसद के आगे दीवार बनकर खड़ा हुआ है। एंड एक बार ये अच्छे से क्लियर हो गया तो ये दीवार भी उसके रास्ते में से हट जाएगी। तो खैर अब हम इसके बाद आते हैं जिम पर, जहाँ पर डूचुल युनसुंग की काफी तगड़ी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। इवन वो उसकी ऐसी भी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में इजीली रिएक्ट कर पाए, एंड वो सभी ट्रेनिंग्स काम आ रही होती है। युनसुंग वाकई में अच्छा कर रहा होता है, जो देखकर डूचुल भी काफी इंप्रेस्ड होते हैं कि भाई लोंडे के पास टैलेंट तो है, बिकॉज अभी वो मूव्स भी कर पा रहा होता है जिसके बारे में उन्होंने अभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी कर पाएगा। और तो वो ये भी सोच रहे होते कि
अगर बात पैसों की ना होती तो वो युनसुंग को ट्रेन ना करते, बिकॉज उन्हें भी पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। फिर इसके बाद ये युनसुंग को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बोलते हैं एंड युनसुंग रेस्ट करते हुए यही सोच रहा होता है कि उसे डूचुल को अपना लेके प्रोफेशनल यूज करने के लिए बोलना चाहिए, बट अभी वो नहीं बोलता है। फिर इसके बाद युनसुंग की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो जैसे जिम के बाहर जाने ही वाला होता है वो देखता है कि उसका फ्रेंड शिवू भी जिम में ट्रेनिंग लेने के लिए आ गया है। एंड ये यहाँ पर क्यों आया, हम वापस आते उसी दिन पर जब शिवू इन्फार्मरी में था एंड उसे वहाँ पर भी बस युनसुंग की पड़ी होती है कि पता नहीं उसने एक ऐसी लाइफ जी होगी जिस वजह से वो इतना बदल गया। देन हमें इसके थ्रू पता चलता है कि पहले युनसुंग ऐसा इंसान नहीं था, बल्कि वो तो पहले हंसता खेलता हुआ करता था एंड चाहता था कि वो अपनी ग्रैंडमा को एक अच्छी लाइफ दे सके। तो अब आखिर वो ऐसा कैसे बन गया, बस यही सोच सोच के इसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। देन उसे वो बात याद आती है जब युनसुंग ने उससे बोला था कि उसे हर एक बुली को खून के आंसू रुलाना है, भले ही उसमें उसकी पूरी जिंदगी क्यों ना लग जाए। जो याद कर कर इसको काफी रोना आता है और फिर ये सोचता है कि इसका फ्रेंड इतनी बड़ी मुसीबत में था और इसको कभी पता ही ना चला। और अब वो सोचने लगता है कि आखिर अब वो युनसुंग के लिए क्या कर सकता है। एंड तभी एक बंदा आकर उसको बताता है कि युनसुंग शिन से भिड़ गया है एंड वो उसे ये भी बता देता है कि युनसुंग शिन से असल में उसी की वजह से भिड़ा था। एंड ये सुनने के बाद इसको वो पल याद आने लगता है जब युनसुंग ने इसको पहली बार बचाया था एलिमेंट्री स्कूल में, जिसके बाद इसे समझ में आ जाता है कि युनसुंग आज भी वही इंसान है जो वो पहले हुआ करता था। देन उसको अपना भी प्रॉमिस याद आता है कि इसने भी युनसुंग को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, बट वो इतना वीक है कि वो युनसुंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है एंड यही रीजन है कि वो यहाँ जिम ज्वाइन करने आया है। देन हम वापस से आते पास्ट में जहाँ पर युनसुंग डूचुल को मना कर देता है कि वो शिवू को अंदर ना ले एंड अगर वो ऐसा करते हैं तो युनसुंग शिवू की भी फीस दे देगा उनको, बट डूचुल युनसुंग को मना कर देते हैं। क्यों? बिकॉज उन्हें दिखाई दे रहा होता है कि अगर युनसुंग के साथ उसका फ्रेंड रहेगा तो उसकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएंगी एंड इसलिए वो युनसुंग से बोल देते कि भाई एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना मेरा काम है, तेरा नहीं। और फिर वो शिवू के कंधे पर हाथ रखकर उसको ऑफिस में ले जाते हैं। देन वहाँ पर शिवू उनको सब कुछ बता देता है कि वो असल में युनसुंग की हेल्प करना चाहता है, यानी कि ये भी युनसुंग के साथ बुलिस से फाइट करेगा, जिसका मतलब और वायलेंस। इसलिए इनका दिमाग खराब होने लगता है, यार मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। इसलिए वो शिवू से बोलते भाई तुझे क्या लगता है मेरा जिम वायलेंस सिखाने वाली जगह है? नहीं, इसीलिए मैं जब चाहूँ युनसुंग को लात मारकर निकाल सकता हूँ। जो सुनकर शिवू उनसे बोलता है कि मैं समझता हूँ कि जिम का काम सिर्फ लोगों को ट्रेन करना होता है। देन वो अपनी सर की पट्टी निकालकर डूचुल को अपनी चोट दिखाता है। ये चोट उसे जब लगी जब वो युनसुंग को उन बुलिस से प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था। देन वो उन्हें समझाता है कि हमारे स्कूल में जो वायलेंस हो रहा है वो कोई छोटा मोटा वायलेंस नहीं है, उस वायलेंस में लोगों की जान तक जा सकती है। इवन मैं तक अपाइज हो जाता अगर युनसुंग मुझे न बचाता तो। जब युनसुंग मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ खतरे में डाल सकता है तो मैं क्यों नहीं। एंड इसलिए मुझे जिम ज्वाइन करना है ताकि मैं युनसुंग को प्रोटेक्ट कर सकूं। सो प्लीज मुझे कहीं और जाने के लिए मत बोलिए सर, बिकॉज अगर युनसुंग आपसे ट्रेन हो रहा है तो आप में जरूर कुछ ना कुछ खास बात तो होगी। जो सुनते ही डूचुल अपना सर पकड़ लेता है कि भाई अब उसे दो बंदों को ट्रेन करना पड़ेगा पुलिस से फाइट करने के लिए। देन डूचुल को मनाने के लिए शिवू अपने पास से पैसे निकालकर उनसे बोलता है कि ये मेरे अब तक के जोड़े हुए सारे पैसे हैं और अगर ये भी काफी नहीं है तो मैं आपको पार्ट टाइम जॉब करके पे कर दूंगा। जो सुनकर डूचुल को गुस्सा आया था वो उससे बोलता भाई आखिर तू इतना डिस्परेट क्यों हो रहा है। देन शिवू से अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं तब भी युनसुंग के साथ खड़ा रहूंगा। देन डूचुल अपने माइंड में एक इमेज बनाकर सोचते हैं कि कल को अगर ये दोनों ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे अगर इन्होंने उन्हें कुछ सिखाया नहीं तो। इसीलिए फिर वो उनसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कल से जिम आ जाना बच्चे। जो सुनकर शिवू काफी खुश होता है बिकॉज अब वो प्रॉपर अपने फ्रेंड का साथ दे पाएगा। एंड भाई डूचुल अपने मन में खुद को समझा रहे होते कि वो इनको सिखाकर कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं बल्कि इनको खुद के लिए लड़ना सिखा रहे हैं। खैर इसके बाद शिवू जैसे ऑफिस के बाहर निकलता है युनसुंग उसके हाथ में ग्लव्स पकड़ा देता है, ये कहकर कि वो रिंग में आकर खुद को प्रूफ करे ताकि कल को अगर इसकी लाइफ भी युनसुंग की तरह बदतर हो जाती है तो ये भी युनसुंग की तरह उठकर फिर से फाइट बैक करे एंड प्रूफ करे कि वो इस फ्रेंडशिप को होल्ड कर सकता है। देन ये दोनों ही रिंग के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं एंड युनसुंग उससे बोलता है कि मैं जो अब करने वाला हूँ तो उससे अवेरी होगा कि जो कुछ भी मैं करूंगा वो मेरे फ्यूचर में कुछ काम नहीं आने वाला। एंड इस फाइट के खत्म होने के बाद बस एक ही चीज बचेगी, या तो तेरी फ्रेंडशिप या तेरी बकवास। काइंड ऑफ युनसुंग इसको कूट के रिंग के बाहर निकालने का ट्राई करेगा ताकि यहाँ से चला जाए और उसके बीच में फिर कभी ना आए। आगे युनसुंग उसे समझाता भी है कि अगर तू मेरे साथ फाइट करता है तो हो सकता है तुझे अपनी पूरी लाइफ ही फाइट करना पड़ जाए एंड में भी हो सकता है कि तेरी पूरी जिंदगी जेल में कटे, इसीलिए अगर तू अपनी लाइफ को दांव पर लगाता है तो तेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। युनसुंग उसे समझाने की ट्राई कर रहा है कि भाई तेरी लाइफ मेरे साथ बर्बाद हो सकती है तो प्लीज यहाँ से चला जा, बट वो नहीं समझने वाला। वो बोलता है कि मुझे ये सब पता है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ मिलकर फाइट करे बिकॉज 2 इज स्टिल मोर प्रॉमिस देन 1, यानी एक से भले 2। इसके बाद युनसुंग उसे बोल देता कि भाई मैंने एडवांस में तुझे वार्न किया था बट अब इस वक्त मुझे तू अपना फ्रेंड कंसीडर मत करना बिकॉज अब युनसुंग सीरियस हो चुका है इसको निकालने के लिए। इसलिए युनसुंग इसके ऊपर सीरियस होकर अटैक करता है बट वो क्लोज इन कर पाता है उससे पहले से वो उसको एक ताइक्वांडो किक मारकर रोक देता है और फिर उसे बोलता है कि भाई तुम भूल गया क्या मैं भी एक फार्मर एथलीट रह चुका। देन युनसुंग रेडी हो जाता है एक प्रॉपर फाइट करने के लिए। देन इन दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट चलती है। वो एक किक मारता है जिसे युनसुंग ब्लॉक कर लेता है, देन युनसुंग एक पंच मारता है जिसे शिवू डॉज कर लेता है और तो शिवू युनसुंग को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है बिकॉज युनसुंग जो पंच मारने का ट्राई करता है शिवू उसको अपनी लास्ट से डिफ्लेक्ट कर देता है। देन हमें युनसुंग के थ्रू पता चलता है कि शिवू असल में काफी वेल ट्रेन्ड ताइक्वांडो फाइटर है, इवन उसने काफी सारे कॉम्पिटिशन में गोल्ड जीता है बट एक दिन उसकी फाइट एक एसोसिएशन प्रेसिडेंट के बेटे से हो गई जिस वजह से शिवू हार गया था चीटिंग की वजह से बिकॉज वो एसोसिएशन प्रेसिडेंट का बेटा था तो मैं भी उसने एम्पायर को ही खरीद लिया होगा। खैर उसके बाद शिवू ने ताइक्वांडो से क्विट कर दिया बिकॉज उसका खुद पर से भरोसा उठ गया था। बट आज युनसुंग को शिवू से फाइट करते हुए लग रहा होता कि आज भी वो उसी शिवू से फाइट कर रहा है जो वो पहले हुआ करता था बट अपने
अपना युनसुंग जो है कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया इस टाइम पर, और वो इसीलिए सिवो के ऊपर बिना चोट खाए हुए भारी पड़ जाता है। अभी वो सिवो को जमीन पर गिराकर बोलता है कि जिस टेक्निक का मैंने अभी यूज किया उसे किक केज मिक्स मार्शल आर्ट टेक्निक कहते हैं। ओ, तो यानी सिवो ने उस पंच को अपनी किक से डिफ्लेक्ट नहीं करा था, बल्कि युनसुंग ने सिवो की किक पकड़ ली थी। खैर वो सब छोड़ो भाई, ये दोनों कुछ ज्यादा क्लोज नहीं है ना, मतलब क्या चुम्मा लेने का इरादा है क्या इन दोनों का? और तुम जरा सिवो का फेस देखना, वो कितना खुश हो रहा है युनसुंग को अपने क्लोज देखकर। ब्रो ही इज जे, ही इज डेफिनेटली जे। भले ये पीटीजी मांगा से बिलोंग नहीं करता, बट हो सकता है जे का कोई छोटा भाई हो। हाँ, मैं लुकिज्म वाले जे की बात कर रहा हूँ। खैर इसके बाद युनसुंग इसका कुत्ता बनाना शुरू कर देता, और इस बीच में हमें इनकी पास्ट की मेमोरी भी दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि युनसुंग सिवो को प्रोटेक्ट कर रहा होता कुछ बुलीज से। और तुम जरा देखना यार, सिवो का फेस कितना क्यूट लग रहा है यार ये। देन सेकंड पैनल हमें दिखाया जाता है कि युनसुंग ने उसके साथ फाइट कर उस बुली को भगा दिया होता है, एंड वो काफी खुश भी है सिवो को प्रोटेक्ट कर। खैर ये मेमोरी हमें इसलिए दिखाई जा रही है बिकॉज पहले युनसुंग ने उसको प्रोटेक्ट करा था, और अब वो चाहता है कि वो युनसुंग को प्रोटेक्ट करे, और इसीलिए पिटते हुए युनसुंग से यही बोल रहा होता कि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, भले कुछ भी हो जाए। और वहीं युनसुंग उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो बस उसके मुंह पे मारे जा रहा होता और उससे बोल रहा होता मुझसे भीख मांग मुझसे रुकने की। बट सिवो वो ऐसा नहीं करता, वो पिटते हुए भी स्माइल ही दे रहा होता है युनसुंग को। भाई इस जोड़ी को मैं जे और डेनियल की जोड़ी बोलना पसंद करूंगा, बिकॉज इस टाइम फिर ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यूआई डेनियल वर्सेस जे हो रही है, एंड उसमें भी जे पिटाई था ना जानबूझकर, और इसमें भी यही हो रहा है। हालांकि ये जानबूझकर नहीं पिट रहा है, बट फिर भी। फिर अब युनसुंग जब सिवो की स्माइल देखता उसके बाद वो शांत होता और उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। तभी सिवो उसको अपने बचपन की बात बताता है कि हर कोई उसको टीज किया करता था, उसको मारता पीटता था, एंड उस वक्त उसके अंदर इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये बात बता पाता, एंड माँ बाप वो तो उसको छोड़ ही गए थे एक तरीके से, तो उनका क्या कहना। बट एक दिन उसको बचाने के लिए युनसुंग आगे आया, एंड ये वही सीन है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था सबसे पहले, एंड ये वो टाइम था जब सिवो युनसुंग से फर्स्ट टाइम मिला था, जो कि वो युनसुंग को ये कहकर बोल रहा होता है कि भले ही तेरी नजरों में उस मोमेंट की कोई कीमत ना हो, बट मेरी नजरों में वो बहुत है, एंड उस टाइम पर जो तेरे फेस के एक्सप्रेशन थे मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। देन वो युनसुंग को बताता है कि तूने मुझसे पूछा था ना कि मैं तेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि तू गलत नहीं है, और इसीलिए मैं तेरा साथ देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी मर्जी से यह भी नहीं कर सकता? ये मेरी लाइफ है यार, ताइक्वांडो छोड़ने के बाद भी तेरा फ्रेंड बने रहना ये मेरी चॉइस थी, एंड मुझे आज तक इस पर रिग्रेट नहीं हुआ है। जो सुनने के बाद युनसुंग को काफी रिग्रेट फील होता है, और वो यही सोच रहा होता है भाई ये हार क्यों नहीं मान रहा है, एंड तभी वहाँ पर डूचू लाकर उनसे बोलते भाई अगर तुम लोगों का हो गया तो मेरे साथ भी ट्रेनिंग हो जाए। तभी सिवो युनसुंग से बोलता है कि मैं अपनी लाइफ को बेट पर लगा कर भी तुझे यूएफएल के टॉप स्टेज तक पहुंचाऊंगा, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा यार ये सिवो बोल रहा है या डूचू बोल रहे हैं। मैं भी हो सकता है कि युनसुंग भी बोल रहा हो, बिकॉज वो बोल रहा था ना कि वो इन्हें एक प्रोफेशनल जैसा कुछ बनाना चाहता है, मैं भूल गया। सो गाइस 9 चैप्टर्स हो चुके हैं, और इस वक्त मेरा गला बहुत दुख रहा है, बिकॉज मेरे गले में थोड़ी बहुत खराश भी है, बट फिर भी ये आखिरी वाला चैप्टर कवर जरूर करूंगा, बिकॉज तुम्हारा भाई हमेशा अपना प्रॉमिस निभाता है। खैर इसके बाद शुरू होता है हमारा फाइनल चैप्टर नंबर 20, जहाँ पर डूचुल खुद से यही बोल रहा था कि भाई दोनों ही बंदे काफी टैलेंटेड है, तो आखिर ये बुली हुए कैसे? इवन ये दोनों बंदे तो इतने टैलेंटेड है कि ये बिना सीखे भी कुछ बंदों को तो ऐसे ही संभाल लेंगे, और तो वो सिवो को एक्नॉलेज भी करते हैं कि जब वो यूएफएल फाइटर थे तब उन्होंने काफी सारे टैलेंटेड प्लेयर्स देखे, बट सिवो जैसा किक का नेचुरल सेंस ऑफ डिस्टेंस उन्होंने किसी का नहीं देखा। देन वो युनसुंग को भी एक्नॉलेज करते हैं कि ये बंदा फियर्स मेंटल टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, और तो उसका सेंस ऑफ जजमेंट भी काफी अच्छा है कि किस तरीके से सिचुएशन का एडवांटेज लिया जाए, एंड साथ ही उसके पास अपोनेंट की डिफेंस में गैप डिटेक्ट करने वाली एबिलिटी भी है। यानी कि अगर सिवो एक नेचुरल टैलेंट होता जो कि प्रोफेशनल लेवल पर सक्सीड करता, तो युनसुंग एक ऐसा बंदा है कि जिसके पास टॉप तक पहुंचने का पोटेंशियल है, और इसी वजह से ये इन दोनों को एक ऑफर करते हैं, बिकॉज उनका मानना है कि इन दोनों के पास ही एक ऐसा टैलेंट है जो कि वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले वो युनसुंग से बोलते हैं कि भाई स्कूल छोड़कर तू स्पोर्ट्स पर ध्यान दे, बिकॉज भले ही कोरिया में मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, बट फिर भी मैं कई एथलीट्स के साथ कॉन्टेक्ट में अब भी हूँ, और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं वाकई में तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूँ। तभी युनसुंग उनसे एक क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्टर आपने एमएमए ही क्यों किया? देन ही सेज बिकॉज मुझे इसमें इंटरेस्ट था। जो सुनकर युनसुंग उनसे बोलता है बस यही वजह है कि मैं ये नहीं कर सकता, बिकॉज फाइटिंग में मेरा कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, बिकॉज इसमें काफी दर्द होता है, मैं हर मोमेंट पर गिव अप करना चाहता हूँ, बट मेरे पास एक मकसद है, और अगर मैंने वो मकसद पूरा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, एंड यही रीजन है कि मैं इतना हार्ड स्ट्रगल कर रहा हूँ। डूचुल उसको समझाने का ट्राई करते, बट युनसुंग उनकी नहीं सुनता, वो बल्कि उन्हीं से बोलता है कि ये डिसीजन आपको लेना चाहिए ना कि मुझे, यानी कि वो उनसे कह रहा है कि आप एमएमए लड़ो, मुझे मत बोलो। देन वो उन्हें ये कहकर वहां से चला जाता है कि इस बात को आप यहीं पर खत्म कर दीजिए, आप अपने रास्ते जा सकते हैं बट मेरे रास्ते में मत आइए। देन जिम के बाद युनसुंग से वो तो कुछ पूछता है, बट उससे पहले उसे बोल देता है कि पहले अच्छे से सोच लेना, उसके बाद ही आंसर करना। देन ही आस्क कि क्या तू कॉन्फिडेंट है कि मेरे साथ आए हुए डिसीजन पर तुझे रिग्रेट फील नहीं होगा, एंड ही सेज बिल्कुल भी नहीं। जो सुनने के बाद युनसुंग फाइनली मान जाता है और उससे बोलता है कि अब मैं तुझे कभी भी नहीं रोकूंगा, बट मेरे साथ रहने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो आस्क कि और क्या है वो कंडीशन? युनसुंग सेज कि पहली कंडीशन ये कि तुझे मेरे साथ हर रोज ट्रेन होना होगा, एंड अगर तू ये नहीं कर पाएगा तो मैं तुझे पीछे ही छोड़ दूंगा। देन वो उससे सेकंड कंडीशन पूछता है। युनसुंग से सेकंड कंडीशन ये कि ऐसे मैटर जिसको तू हैंडल ना कर पाए उनमें इन्वॉल्व मत होना। अगर तुझे लगे कि फाइट करना इम्पॉसिबल है या फिर कोई लीगल मैटर बन सकता है तो फौरन भग लेना वहां से, जैसे सिर्फ वो रिफ्यूज कर देता है, बिकॉज अगर उसे यही करना होता तो वो युनसुंग का साथ ही क्यों देता, बट क्योंकि युनसुंग उसके पीछे पड़ जाता
जिस वजह से वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ चल ठीक है बस हो गया। देन युनसुंग सेज नो, अभी थर्ड कंडीशन बाकी है, और वो थर्ड कंडीशन ये कि हर महीने म्यूजियम कंस्ट्रक्शन को पैसे देगी रहने के लिए। जो उनका सिबो को कुछ समझ में नहीं आता कि भाई आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। युनसुंग सेज अबे कुछ मत पूछ, बस रख लेना तू तो, और अगर तू उसे रिफ्यूज कर देता है तो मैं तुझे यहीं छोड़ जाऊंगा। खैर से वो इसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। देन युनसुंग उसको बोलता है और हाँ पढ़ना भी होगा तुझे, एंड आगे वो उसे ये भी बोलता है कि जब भी तुझे मौका मिले इस बेकार सी रियलिटी से बाहर निकलने का तो बस निकल जाना जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इसीलिए आई होप कि तुझे मुझसे बेटर लाइफ मिले। देन युनसुंग अपने मन में सोचता है कि ये उसके पास एक बेटर चांस है सिबू का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए। खैर इसके बाद युनसुंग अपने घर पर आया था, जहाँ पर हम देखते फाइनली उसके छोटे भाई को, जो कि इस वक्त टीवी पर कुछ देख रहा होता है। और हाँ मैं तो ये भूल ही गया था भाई कि इसका छोटा भाई भी तो इसी के स्कूल में पढ़ता है। तो जब इसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो उसका छोटा भाई कहाँ था, यानी कि जो इसका बड़ा भाई ये सारी फाइटें कर रहा था पूरे स्कूल में, बस इसी की चर्चा हो रही थी, तब इसे नहीं पता चला कि इसका भाई ये सब कर रहा है। खैर अभी इसका भाई कोई सी चैंपियनशिप देख रहा होता है और ये उसके लिए खाना बनाने के लिए चला जाता है। एंड हमें इसके थ्रू पता चलता है कि जिस चैंपियनशिप को वो जिताना चाहता है इसका छोटा भाई, वो फाइनल तक पहुंच जाती है। और तो हमें इसके थ्रू ये भी पता चलता है कि इसका छोटा भाई काफी अच्छा, उसने आज तक इससे कुछ भी नहीं मांगा है, बट उसकी भी ख्वाहिश होगी कि वो इस चैंपियनशिप को खुद जाकर देखे, बस वो युनसुंग से कहता नहीं है बिकॉज वो भी युनसुंग की तरह कंडीशंस को समझता है, और इसीलिए ये अपनी ग्रैंड माँ और अपने छोटे भाई को एक बेटर लाइफ देना चाहता है जिसमें उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी हो। एंड इस बीच उसके रास्ते में कोई भी क्यों ना आ जाए, वो शिन हो या गोल्डन सर्कल हो या कोई और, युनसुंग सबको हटा देगा, वो किसी को भी अपने रास्ते में आने ही नहीं देगा। खैर इसके बाद डोचुल का इसको मैसेज आता है जिसमें उसने सॉरी बोला होता है कि उसे अपनी लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए थी, बट फिर भी वो उससे बोलता है कि कल को अगर तेरा माइंड चेंज हो तो मुझे बता दियो। देन इसके बाद ही हमें एक लंबा कुछ हफ्ते का जंप देखने को मिलता है, एंड हम आते हैं युनसुंग के स्कूल पर, एंड युनसुंग के मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो गए होते हैं, जहाँ पर टीचर ने उनको डरा दिया होता है कि बेटा चीटिंग करते हुए पकड़े गए ना तो सारे टेस्ट के अंदर अंडा पकड़ा दूंगा। एंड वही युनसुंग को भी काफी टेंशन हो रही होती है कि अगर वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया तो उसका प्लान बेकार हो जाएगा, और तो युनसुंग के ग्रेड्स का उसके रिवेंज से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज़ अभी हमें उसके थ्रू पता चलता है कि वो अपना रिवेंज जैसे भी ले सकता है उनसे, उनके अगेंस्ट एविडेंस जमा कर। बट इसमें उतना मजा नहीं, युनसुंग उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो सब करना चाहता है जिसकी वजह से वो उनके रास्ते का कांटा बन जाए, एंड उसके लिए चाहिए उसे अच्छे ग्रेड। और तोरू का सूखा रिवेंज लेना युनसुंग का काम नहीं है, उसको उनसे रिवेंज लेना बिल्कुल मजे से, यानी कि उनकी प्राइड खत्म करके। ग्रेड्स तो बस उसकी पजल का एक छोटा सा टुकड़ा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वायलेंस को खत्म करने के लिए पावर जरूरी होती है, और इसीलिए ये जो मोमेंट है ये रिवेंज की बस एक स्टार्टिंग है। खैर इसके बाद युनसुंग हमें अपने पास्ट के बारे में बताता है कि पास्ट में एक ड्रामा हुआ करता था जिसमें एक एमसी था जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट एक दिन वो अपने सीनियर ईयर में आया और बन गया कंट्री का टॉप स्टूडेंट। एंड ये कहानी जिसने भी लिखी थी बाकी के स्टूडेंट उससे अग्री नहीं करते थे, बिकॉज़ उनका मानना था कि अगर वो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो वो कंट्री का टॉप स्टूडेंट कैसे बन गया। फिर एक लड़की अपने दिमाग दौड़ाती है कि हो सकता है एमसी ग्रेजुएट होने के बाद 10 साल पीछे चला गया हो, उसने थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर कंट्री का टॉप स्टूडेंट बन गया हो, बट इससे भी बाकी लोग अग्री नहीं कर रहे होते हैं, बिकॉज़ भले ही कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो कंट्री का टॉप स्टूडेंट बनना बहुत मुश्किल होता है। एंड इसीलिए फिर उन लोगों ने उसके अंदर थोड़े ज्यादा एफर्ट्स डालना शुरू कर दिए, जैसे कि एमसी को थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट बना दिया और भी बहुत कुछ। बट युनसुंग के पास ऐसा नहीं है कुछ भी। देखो हमें ये स्टोरी बताई गई थी ये बताने के लिए कि भले कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर वो टाइम में पीछे जाता है तो जरूरी नहीं है उसके पास वही माइंड हो जो उसके पास पहले हुआ करता था। एंड युनसुंग के साथ भी इस वक्त वही हो रहा होता है। युनसुंग ने वैसे तो एग्जाम की काफी हार्ड प्रिपरेशन करी थी, बट इस वक्त उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, बिकॉज उसने जो प्रिपरेशन की थी वो अपनी प्रीवियस लाइफ में की थी, बट इस टाइम पर वो सब कुछ भूल गया, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। देन वो याद करता है कि जब वो पहले हाई स्कूल में हुआ करता था तब उसको काफी बुली किया जाता था, बट बुली होने के बाद भी उसने पूरी लगन से पढ़ाई करी, बट जब वो कोमा में गया तब वो अपने हाई स्कूल डेज को लेकर रिग्रेट करने लगा था, एंड उसके पास लाइफ की मेमोरीज उसके साथ ही चिपक गई, यानी कि वो बुरी मेमोरीज जिन्हें युनसुंग कभी नहीं भुला सकता। एंड यही वजह है कि आज उसको वो याद नहीं आ रहा जो उसने पढ़ा था, बिकॉज उसको जो याद है वो है बस उसका रिवेंज, एंड वही रिवेंज जिसने आज उसे ऐसा बनाया है। खैर अब क्योंकि युनसुंग ने इस लाइफ में तो कुछ पढ़ा नहीं था तो अब मतलब वो फेल हो जाएगा, तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा होगा है ना, बस थोड़ा सा रुको तुम्हें अभी पता चल जाएगा। खैर एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं एंड हम आते हैं रिजल्ट पर। अभी हम देखते हैं कि युनसुंग विंडो के बाहर जाकर होता है, एंड तभी उसके पास आती है क्यूटी जिसका नाम है येजी, और ये भी फर्स्ट ईयर की क्लास फर्स्ट में। अभी येजी युनसुंग से बोल रही होती है अरे क्या हुआ, क्या तुम खुद के ग्रेड्स नहीं देखोगे। युनसुंग उसे मना कर देता है एंड येजी आस्क व्हाई। देन युनसुंग उसे बताने वाला होता है कि बिकॉज मैं फेल हो गया, बट वो बताता नहीं है बल्कि वो तो इसके बारे में सोचने लगता है कि इस लड़की का नाम जरूर जी है। देन युनसुंग के थ्रू हमें पता चलता है कि ये पूरे स्कूल में अपनी क्यूटनेस और ब्यूटी की वजह से काफी पॉपुलर थी। इवन जब वो फर्स्ट ईयर में थी तब उसने इसको कन्फेस तक करा था, बट युनसुंग ने इसे रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उसको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था। साले पागल है क्या। खैर इसके बाद ये जी इससे बोलती है कि भाई अगर तुम एग्जाम पेपर चेक नहीं कर रहे हो तो मैं ही तुम्हारे लिए कर देती हूँ। एंड वो जैसे ही युनसुंग का रिजल्ट पढ़ना शुरू करती है वो और पूरी क्लास सबकी आंखें पड़ जाती हैं, बिकॉज युनसुंग ने हर एक सब्जेक्ट के अंदर टॉप किया होता है, 100 किया होता है भाई। और तो युनसुंग ये सुनने के बाद कुछ रिएक्ट नहीं करता है बिकॉज उसे पता है ये सब कैसे हुआ। देन इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर युनसुंग अपने टीचर को रूफटॉप पर लिख कर आया होता है। अभी उसका टीचर उससे बोल रहा होता है और मेरा भाई टॉपर कैसा लग रहा है स्कूल में टॉप करके, और अगर तुझे इसके आगे जो कुछ भी चाहिए बस मुझे बता दियो। युनसुंग अपने टीचर से बोलता है टीचर क्या अब
आपको पता है गोल्डन सर्कल के बारे में? एंड टीचर भी लाइक गोल्डन सर्कल वो क्या है? देन से मैं आपको गोल्डन सर्कल के बारे में बताऊंगा और तो आप खुद से भी समझने का ट्राई करियो। देन वो से क्या बताता है क्या नहीं ये सब कुछ तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अभी के लिए ये पार्ट फाइनली यहाँ पर खत्म होता है। गाइस दिमाग खराब हो गया था कवर करते करते। देखो गाइस आज मुझे 10 चैप्टर कवर करने में इसलिए प्रॉब्लम हुई है बिकॉज मैंने काफी वक्त से नहीं करे इतने सारे चैप्टर कवर। एक दो बार और कवर करूंगा तो थोड़ी आदत हो जाएगी। खैर तो अब बारी है थोड़ा हाइप बनाने की और वो ये है कि नेक्स्ट पार्ट में बस तबाही होने वाली है। ये जो पार्ट था ये तो बस स्टार्टअप था। अब ये जो हाई स्कूल वाली मांगा है ना बस ये हाई स्कूल तक नहीं रहेगी। गैंग वॉर मैंग वॉर सब होने वाला है इसके अंदर। उसकी शुरुआत होगी नेक्स्ट पार्ट में। उसमें जो फाइटें हैं भाई मजा आ जाएगा। सो कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। एंड हाँ गाइस व्यूक की जाकर थोड़ी हेल्प करो बिकॉज मुझे लुकिज्म देखनी है। तुम्हें पता है उसके लिए क्या करना है। खैर तो अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।